कहानी की शुरुआत होती है एक युवा लड़के से जो सड़क किनारे शादी ब्याह का भविष्य बताने वाला ज्योतिषी बनकर अपना पहला दिन शुरू करता है। तभी एक लड़की उसके पास आती है और पूछती है, क्या मेरी और मेरे मंगेतर की शादी सच में सफल होगी? लड़का अपनी रहस्यमयी शक्ति का इस्तेमाल करता है। उसकी आंखें नीली रोशनी से चमक उठती हैं और वो उसके चेहरे की बारीकी से जांच करता है। कुछ पल बाद वह गंभीर होकर कहता है, तुम्हारे चेहरे का मैरिज पैलेस पूरी तरह डार्क दिख रहा है। ये इशारा है कि ये शादी बाहर से जितनी परफेक्ट लग रही है, अंदर से उतनी खुशहाल नहीं होगी। ये सुनते ही लड़की की दोस्त भड़क जाती है और गुस्से में कहती है, अरे भाई, आज इतना खुशी का दिन है, कुछ अच्छा तो बोलो। लेकिन ज्योतिषी शांत होकर जवाब देता है, तुम्हें मीठा झूठ सुनना है या कड़वा सच? लड़की खुद जानना चाहती है कि उसने ऐसा क्यों कहा। तब वह उसके चेहरे की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तुम्हारी नाक का सिरा काला और फीका पड़ चुका है। तुम्हारा वेल्थ पैलेस धूल से ढका हुआ है। इसका मतलब जिस इंसान से तुम शादी करने जा रही हो, उसकी आर्थिक हालत बुरी तरह बिगड़ चुकी है। तभी उसका मंगेतर वहां पहुंच जाता है। ज्योतिषी उसे देखते ही कहता है, ऊपर से तुम जितने मजबूत दिखते हो, अंदर से उतने ही कर्ज में डूबे हुए हो। यह सुनकर मंगेतर आग बबूला हो जाता है और चिल्लाकर कहता है, हम तुम्हारे कस्टमर हैं और तुम हमें बद्दुआ दे रहे हो। यह सब अंधविश्वास है। लेकिन ज्योतिषी उसकी बात अनसुनी कर उसके चेहरे को गौर से देखता रहता है। फिर वह कहता है, तुम्हारी दोनों भौहों के बीच काली आभा छाई हुई है। यह बहुत बड़ा खतरा है। इसका मतलब तुम्हारे ऊपर बहुत जल्द कोई कानूनी मुसीबत आने वाली है, जो एक छोटे केस से लेकर सीधा जेल तक भी पहुंचा सकती है। यह सुनते ही मंगेतर का चेहरा उड़ जाता है, क्योंकि उसे अपना हाल ही में किया गया बड़ा बिजनेस डील याद आ जाता है। तभी ज्योतिषी आखिरी भविष्यवाणी करता है, वो डील पूरी तरह बर्बाद होने वाली है। तुम अपना सब कुछ खो दोगे, और जिसने तुम्हें ठगा है, मैं जानता हूं वो कौन है। तुम्हारे चेहरे के ये निशान साफ बता रहे हैं कि जेल जाना अब तुम्हारी किस्मत बन चुका है। लड़की सदमे में अपने मंगेतर से पूछती है, क्या फॉर्च्यून टेलर ने जो कहा वो सच है? मंगेतर तुरंत बात को बकवास बताकर उसे नजरअंदाज करने के लिए कहता है, लेकिन लड़की जिद करके उसका बैग छीन लेती है। जैसे ही वह बैग खोलती है, अंदर 50 लाख का कर्ज का सर्टिफिकेट देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मंगेतर घबराकर सफाई देने लगता है, लेकिन उसकी दोस्त बीच में आकर उसे जोर से धक्का दे देती है। तभी पुलिस पहुंच जाती है और पूरा मामला अपने हाथ में ले लेती है, जबकि लड़की टूटकर वहीं खड़ी रह जाती है। उसी समय फॉर्च्यून टेलर के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, पहला मिशन सफल। कहानी 3 दिन पहले चली जाती है, जहां एक डॉक्टर उसे बताता है कि उसके दिमाग में ब्रेन ट्यूमर है और उसके पास ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 3 महीने की जिंदगी बची है। यह सुनकर उसकी दुनिया उजड़ जाती है और वह फूट फूट कर रो पड़ता है। तभी अचानक एक रहस्यमयी सिस्टम एक्टिव होता है और मैसेज देता है कि उसकी जिंदगी रीसेट करने का मिशन शुरू हो चुका है। सिस्टम बताता है कि अब से उसे रोज दोपहर 2 से 3 बजे तक मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस के बाहर बैठकर 3 लोगों का भविष्य बिल्कुल सही बताना होगा, तभी उसकी जिंदगी बढ़ेगी। कहानी फिर वर्तमान में लौटती है। तभी एक विशालकाय आदमी उसके सामने ढेर सारे पैसे रखकर अपनी शादी का भविष्य पूछता है। फॉर्च्यून टेलर उसका चेहरा देखकर कहता है, तुम्हारे चिल्ड्रन पैलेस की चमक बता रही है कि तुम्हें आज्ञाकारी और नेक संतान का सुख मिलेगा। आदमी खुशी से उछल पड़ता है और कहता है, बिल्कुल सही। पिछले महीने मेरे बेटे ने मुझे नई कार गिफ्ट की थी। वह गर्व से अपने बेटे की फोटो दिखाता है, लेकिन फोटो देखते ही फॉर्च्यून टेलर मन ही मन सोचता है, अच्छी जमीन पर किसी और की फसल उग गई है। आदमी घबराकर इसका मतलब पूछता है। फॉर्च्यून टेलर समझाता है कि उसके और उसकी पत्नी दोनों के चौकोर चेहरे और चौड़े जबड़े हैं, लेकिन बेटे के नयन नक्श बिल्कुल अलग, नुकीले और नाजुक हैं। वह कहता है कि यह समानता नहीं बल्कि बहुत बड़ा फर्क है। तभी आदमी को पड़ोसियों की पुरानी बातें याद आने लगती हैं, जब वे मजाक में कहते थे कि उसका बेटा किसी से भी नहीं मिलता। अचानक उसे एहसास होता है कि उसका बेटा सच में उसका नहीं हो सकता। वह जमीन पर गिर पड़ता है और फूट फूट कर रोने लगता है। उसी पल सिस्टम का दूसरा मिशन भी सफल हो जाता है। अब एक बुजुर्ग महिला और एक बूढ़ा आदमी उसके पास आते हैं। महिला मुस्कुराकर कहती है, बस हमारी शादी के बारे में कुछ शुभ बोल दो। लेकिन फॉर्च्यून टेलर उसके चेहरे को देखकर कहता है, तुम्हारी उभरी हुई गाल की हड्डियां, पतले होंठ और सनपाखू आंखें बता रही हैं कि तुम्हारे इरादे अच्छे नहीं हैं। तुम शादी नहीं, इस बूढ़े आदमी की संपत्ति हड़पने आई हो। महिला गुस्से से चिल्लाकर उसे झूठा कहती है, लेकिन फॉर्च्यून टेलर बूढ़े आदमी की तरफ देखकर कहता है, तुम्हारे माथे का प्रॉपर्टी पैलेस बता रहा है कि तुम अमीर परिवार से हो और कम से कम एक घर के मालिक हो, लेकिन अब उस पर काली आभा छा गई है, यानी कोई तुम्हारा घर छीनने वाला है। फिर वह सीधे महिला की तरफ उंगली उठाकर कहता है,
ये तुमसे नकली शादी करके तुम्हारा घर अपने नाम करवाना चाहती है और फिर तुम्हें छोड़कर अपने बेटे के लिए वही घर खरीदेगी। महिला रोने लगती है और सब कुछ झूठ बताती है। तभी फॉर्च्यून टेलर उसकी बाईं भौं पर बने काले तिल की तरफ इशारा करके कहता है, इसे छल और धोखे का तिल कहते हैं। ऐसे लोग पहले भरोसा जीतते हैं और फिर लोगों को ठगते हैं। तुम पहली बार नहीं, कई बुजुर्गों के साथ यही खेल खेल चुकी हो। महिला घबराकर उस पर हमला करने दौड़ती है, लेकिन आसपास के लोग उसे पकड़ लेते हैं। बूढ़ा आदमी राहत की सांस लेते हुए जमीन पर बैठ जाता है और उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद देता है। तभी सिस्टम तीसरे मिशन की सफलता घोषित करता है। अगले ही पल इनाम का हिसाब आता है। उसकी जिंदगी में 30 दिन और जुड़ जाते हैं। साथ ही उसे 10 लाख की बड़ी नकद राशि भी मिलती है। वह राहत की सांस लेकर धीरे से कहता है, आखिरकार मैं बच गया। घड़ी देखकर वह ऐलान करता है कि आज का काम खत्म हो गया है। लेकिन भीड़ उसे रोकने लगती है। कोई एक और रीडिंग के लिए 1 लाख ऑफर करता है। वही लड़की जिसे उसने पहले बचाया था सीधे 5 लाख देने की बात कहती है। हर तरफ पैसों की बोलियां लगने लगती हैं। तभी काले सूट पहने गार्ड भीड़ हटाते हैं और एक रईस आदमी आगे आकर अपना परिचय वोंग जैन हुआ के रूप में देता है। वह सिर्फ एक रीडिंग के बदले 50 लाख वाली ब्लैक बैंक कार्ड उसके सामने रख देता है। पूरी भीड़ हैरान रह जाती है, लेकिन फॉर्च्यून टेलर शांत होकर कहता है, माफ कीजिए, आज का कोटा पूरा हो चुका है। अमीर आदमी बार बार समझाता है कि नियम बदले जा सकते हैं और रकम भी बढ़ाने को तैयार है, लेकिन फॉर्च्यून टेलर घड़ी देखकर कहता है, करीब 3 बज चुके हैं, अब मैं जा रहा हूं। वह अपना बैग उठाकर चला जाता है और करोड़ों का मालिक वहीं कार्ड हाथ में लिए खड़ा रह जाता है। भीड़ सोचती रह जाती है कि जिसने पूरी जिंदगी सबको पैसे से झुकाया, उसे पहली बार कोई ऐसा मिला जिसे खरीदा नहीं जा सकता। रात को फॉर्च्यून टेलर घर लौटकर गहरी नींद सो जाता है, लेकिन सोशल मीडिया पर उसका वीडियो आग की तरह फैल जाता है। करोड़ों लोग देखते हैं कि उसने 50 लाख का ऑफर ठुकरा दिया, जबकि उसी दिन उसकी तीनों भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी थीं। देखते ही देखते लोग उसे सिविल अफेयर्स ऑफिस का लेजेंडरी फॉर्च्यून टेलर कहने लगते हैं। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर और अमीर लोग उसे ढूंढने में करोड़ों खर्च करने को तैयार हो जाते हैं। तभी आधी रात को सिस्टम का नया नोटिफिकेशन आता है। इस बार मिशन है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन बिल्डिंग के बाहर बैठकर टैरो कार्ड्स की मदद से मर्डर केस से जुड़े 3 लोगों का भविष्य पढ़ना और उनके राज खोलना। वह तुरंत सर्द रात में काले कपड़े पहनकर वहां पहुंच जाता है, अपना स्टॉल लगाता है और बोर्ड टांग देता है, मर्डर केस स्पेशलिस्ट टैरो रीडिंग। तभी एक पुलिस ऑफिसर गुस्से में उसके पास आता है और चिल्लाता है, तुम्हें पता भी है ये कौन सी जगह है? ये कोई नाइट मार्केट नहीं है, अभी अपना सामान समेटो और निकलो। फॉर्च्यून टेलर थके हुए अंदाज में विनती करता है, बस 2 घंटे रुकने दीजिए, मैं किसी का रास्ता नहीं रोक रहा। लेकिन ऑफिसर साफ मना कर देता है और धमकी देता है कि अगर वह नहीं गया तो जबरदस्ती हटाया जाएगा। फॉर्च्यून टेलर अपनी जगह से हिलने से इनकार कर देता है। तभी दूसरा तेज तर्रार ऑफिसर और फिर एक सीनियर डिटेक्टिव बाहर आते हैं। मौका देखकर फॉर्च्यून टेलर कहता है, मेरे पास एक अहम सबूत है। डिटेक्टिव गंभीर होकर पूछता है, किस चीज का सबूत? वह शांत होकर जवाब देता है, अभी नहीं पता, क्योंकि मैंने अभी तक टैरो रीडिंग ही नहीं की। यह सुनते ही डिटेक्टिव को लगता है कि वह उनका मजाक उड़ा रहा है। वह गुस्से में उसे तुरंत वहां से जाने का आदेश देता है और बिना उसकी बात सुने वापस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। अचानक एक लग्जरी ब्लैक कार तेज ब्रेक की चीखती आवाज के साथ बिल्डिंग के सामने आकर रुकती है। उसमें से एक डरी हुई औरत बाहर निकलती है और भागते हुए पुलिस के पास पहुंचकर घुटनों के बल गिर जाती है। वह रोते हुए डिटेक्टिव की जैकेट पकड़कर गिड़गिड़ाने लगती है, प्लीज बताइए, मेरी बेटी मिली या नहीं? डिटेक्टिव उसे सहारा देकर उठाता है और समझाता है कि उनकी टीमें सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही हैं और दूसरी टीम पूरे शहर में बच्ची की तलाश कर रही है। वह भरोसा दिलाता है कि कोई भी सुराग मिलते ही सबसे पहले उन्हें खबर दी जाएगी। तभी उसका पति गुस्से में पुलिस पर बरस पड़ता है। वह चिल्लाकर कहता है, 48 घंटे बीत चुके हैं, यही तो वो गोल्डन टाइम था जिसके बारे में आप लोग कहते थे। हर मिनट के साथ मेरी बेटी के जिंदा मिलने की उम्मीद खत्म होती जा रही है। तभी फॉर्च्यून टेलर आगे बढ़कर शांत आवाज में कहता है, अगर आप चाहें तो मैं मदद कर सकता हूं, बस एक टैरो कार्ड निकालिए। यह सुनते ही डिटेक्टिव भड़क जाता है और उसे डांटते हुए चुप रहने को कहता है। लेकिन बच्ची का पिता दौड़कर फॉर्च्यून टेलर के पास आता है और टूटे हुए दिल से कहता है, अगर तुम्हारे पास सच में कोई शक्ति है तो मेरी बेटी को ढूंढ दो, जितने पैसे मांगो दूंगा। फॉर्च्यून टेलर पैसों से इनकार करता है और कहता है, कार्ड्स को कट कीजिए और अपने बाएं हाथ से एक कार्ड निकालिए। पिता कार्ड निकालता है जिस पर नीले चांद के सामने 3 तलवारें बनी होती हैं।
फॉर्च्यून टेलर कार्ड देखकर कहता है, ये रिवर्स 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है। इसका मतलब है कि दर्द खत्म होने वाला है। उसी पल उसका सिस्टम एक्टिव होकर बच्ची के आसपास का माहौल स्कैन करने लगता है। सिस्टम बताता है कि वहां नमी बहुत ज्यादा है, लोहे की टकराने की आवाजें आ रही हैं और हवा में पुराने केमिकल और पेंट की तेज गंध फैली हुई है। फॉर्च्यून टेलर मुस्कुराकर कहता है, घबराइए मत, आपकी बेटी अभी जिंदा है। यह सुनते ही मां खुशी के आंसुओं के साथ जमीन पर बैठ जाती है। फिर वह पुलिस की तरफ मुड़कर कहता है, बच्ची शहर के उत्तरी हिस्से में है, पानी के पास किसी सुनसान और खुले इलाके में। वहां घंटियों की आवाज साफ सुनाई देती है। पुलिस को तुरंत समझ आ जाता है कि वह जगह एक सुनसान पोर्ट या शिपिंग डॉक हो सकती है, जहां बड़े बड़े क्रेन और क्लॉक टावर हैं। लेकिन फॉर्च्यून टेलर यहीं नहीं रुकता। वह कहता है, किडनैपर कोई अनजान आदमी नहीं, बल्कि वही है जिसे आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। उसके शरीर से पुराने पेंट की गंध आती है, क्योंकि वह हमेशा पेंट वाले माहौल में रहता है। यह सुनते ही पति चौंक कर कहता है, यह तो ओल्ड ल्यू हो सकता है। पत्नी को भी याद आता है कि कुछ दिन पहले घर की मरम्मत करने वाले कॉन्ट्रैक्टर ल्यू जियान मिन से पैसों को लेकर उनका झगड़ा हुआ था और जाते जाते उसने उन्हें धमकी भी दी थी। पति तुरंत याद करता है कि उस दिन उसके शरीर से पेंट की तेज बदबू आ रही थी। डिटेक्टिव तुरंत अपने लोगों को आदेश देता है, अभी के अभी ल्यू जियान मिन को ट्रैक करो। पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई निकल जाती हैं, जबकि फॉर्च्यून टेलर आराम से बैठकर अपनी थर्मल मग से चाय पीता है। तभी सिस्टम बताता है कि उसके मिशन का 1/3 हिस्सा पूरा हो चुका है। करीब 1 घंटे बाद पुलिस की गाड़ियां वापस लौटती हैं। मां अपनी मासूम बेटी को सीने से लगाकर खुशी के आंसू बहाती है, जबकि नर्सें उसकी देखभाल कर रही होती हैं। डिटेक्टिव फॉर्च्यून टेलर के पास आकर बताता है कि किडनैपर गिरफ्तार हो चुका है और बच्ची बिल्कुल उसी जगह मिली जहां उसने बताया था। फॉर्च्यून टेलर विनम्रता से कहता है, इसका पूरा श्रेय पुलिस को जाता है, मैं तो बस एक साधारण फॉर्च्यून टेलर हूं। लेकिन डिटेक्टिव उसकी बात काटते हुए कहता है, इतनी भी विनम्रता मत दिखाओ। इतनी सटीक जानकारी बिना पहले से जाने कोई नहीं दे सकता। अगर तुमने केस की जानकारी छिपाई है या गैर कानूनी तरीके से हासिल की है तो यह भी अपराध है। फॉर्च्यून टेलर नाराज होकर जवाब देता है, मैंने आपसे क्या छिपाया है। तभी एक सफेद जीप तेजी से वहां आकर रुकती है। उसमें से एक महिला फॉरेंसिक डॉक्टर दौड़ती हुई आती है और कमांडर जियाओ को बताती है, नदी से मिली लाश की डीएनए रिपोर्ट आ गई है, लेकिन उसका कोई मैच क्रिमिनल डेटाबेस में नहीं मिला। डिटेक्टिव झुंझलाकर पूछता है, क्या मिसिंग पुरुषों की लिस्ट से भी कोई मैच नहीं मिला? डॉक्टर सिर हिलाकर कहती है, नहीं। कंकाल बड़ा है और पेल्विस का कुछ हिस्सा गायब होने के बावजूद बाकी हड्डियों के एंगल साफ बताते हैं कि यह एक पुरुष का शरीर है। इसलिए हमने सभी मिसिंग पुरुषों से मिलान किया, लेकिन कोई मैच नहीं मिला। वह खुद भी इस मेडिकल मिस्ट्री से परेशान दिखाई देती है। तभी फॉर्च्यून टेलर अचानक बोल पड़ता है, वो लाश किसी पुरुष की है ही नहीं। डॉक्टर और डिटेक्टिव दोनों चौंक जाते हैं। डॉक्टर पूछती है, मतलब वो महिला की लाश है? फॉर्च्यून टेलर शांत स्वर में कहता है, आपकी पूरी जांच गलत दिशा में चल रही है, इसलिए कोई मैच नहीं मिल रहा। फॉरेंसिक डॉक्टर शक भरी नजरों से उसे देखकर कहती है, हम साइंटिफिक फॉरेंसिक एनालिसिस करते हैं, अंदाजे नहीं लगाते। तीसरी, लंबर वर्टिब्रा और पेल्विक फ्रैगमेंट्स के सारे एंगल्स पुरुष की तरफ इशारा करते हैं। फॉर्च्यून टेलर हल्की मुस्कान के साथ कहता है, अगर आपको अपनी साइंस पर इतना भरोसा है तो एक टैरो कार्ड निकालिए, मैं साबित कर दूंगा कि मैं सही हूं और इस लाश का राज भी यहीं खुल जाएगा। डॉक्टर बिना यकीन के एक टैरो कार्ड निकालती है और उसके हाथ में टेम्परेंस इम्प्रेस का एक बेहद दुर्लभ वेरिएंट आ जाता है। फॉर्च्यून टेलर कार्ड को ध्यान से देखता है। उस कार्ड में एक प्रेग्नेंट एम्प्रेस बनी होती है, लेकिन उसका पेट बीच से फटा हुआ दिखाई देता है। उसका सिस्टम तुरंत एनालिसिस शुरू कर देता है और बताता है कि जिस लाश की बात हो रही है उसने कई सालों तक लगातार मेल हार्मोन्स लिए थे। फॉर्च्यून टेलर शांत होकर कहता है, यह विक्टिम लंबे समय से मेल हार्मोन्स ले रही थी, इसलिए उसकी हड्डियां असामान्य तरीके से बढ़ गईं और पूरा स्केलेटन पुरुष जैसा लगने लगा। फिर वह ऐसा खुलासा करता है कि सबकी सांसें अटक जाती हैं। यह कोई आम लड़की नहीं, बल्कि एक प्रोफेशनल एथलीट थी, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसका इवेंट थ्रोइंग और ट्रैक एंड फील्ड था। अब तो डॉक्टर भी उसे घूरने लगती है। फॉर्च्यून टेलर आगे कहता है, एम्प्रेस कार्ड मां बनने का प्रतीक है, यानी मर्डर से ठीक पहले या तो इसका एबॉर्शन हुआ था या फिर इसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया था। डॉक्टर तुरंत बोल पड़ती है,
ये नामुमकिन है, बॉडी में यूटेरस ही नहीं है। फॉर्च्यून टेलर मुस्कुराकर कहता है, मैडम जरा प्यूबिक सिम्फिसिस के पीछे वाले हिस्से को दोबारा चेक कीजिए। अगर वहां पुराना गड्ढा मिला तो समझिए पहले डिलीवरी हो चुकी थी, और अगर वहीं ताजा फटने के निशान मिले तो हाल ही में एबॉर्शन हुआ है। डॉक्टर कुछ पल सोचती है और फिर डिटेक्टिव से मॉर्ग दोबारा चेक करने की परमिशन मांग लेती है। कमांडर जियाओ फॉर्च्यून टेलर को घूरते हुए कहता है, अगर तुम गलत निकले तो आज रात तुम्हें यहीं से जाने नहीं दूंगा। लेकिन फॉर्च्यून टेलर बिना घबराए टैरो कार्ड्स उसकी तरफ बढ़ा देता है। तभी सिस्टम बताता है कि डॉक्टर की रीडिंग के साथ उसका 2/3 मिशन पूरा हो चुका है। फॉर्च्यून टेलर मुस्कुराकर कहता है, कमांडर आज की आखिरी रीडिंग फ्री है। जियाओ हंसते हुए कहता है, मेरे दिल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्च्यून टेलर हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, भाई इंसान और मोबाइल में एक चीज कॉमन होती है, दोनों के अंदर बहुत कुछ छुपा होता है, बस पासवर्ड सही होना चाहिए। आसपास खड़े कुछ पुलिस वाले भी हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। उधर रात के करीब 12 बज रहे होते हैं, तभी डॉक्टर का फोन आता है। वो घबराई हुई आवाज में बताती है, तुम्हारी सारी बातें सही थीं। प्यूबिक सिम्फिसिस पर वही निशान मिले हैं और टेस्ट्स में टेस्टोस्टेरोन भी मिला है। कमांडर जियाओ की आंखें फैल जाती हैं। डॉक्टर आगे बताती है कि उन्हें 3 महीने पहले गायब हुई एक शॉटपुट एथलीट की फाइल भी मिल गई है। अब केस की दिशा पूरी तरह बदल चुकी थी। कमांडर गंभीर होकर कहता है, मतलब अब हमारे सामने 2 केस हैं, एक किडनैपिंग और दूसरा मर्डर। अब उसे भी मानना पड़ता है कि बाहर बैठा ये लड़का एक भी भविष्यवाणी गलत नहीं कर रहा। वह घड़ी देखता है, रात का 1 बजने वाला होता है। फॉर्च्यून टेलर मुस्कुराकर कहता है, कमांडर आपके पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। अगर अपने दिल की सबसे बड़ी गांठ खोलनी है तो अभी कार्ड निकाल लीजिए। तभी अचानक सड़क पर एक सफेद कार रॉकेट की स्पीड से आती है, कंट्रोल खो देती है और हवा में उछलकर उनके सामने जोरदार धमाके के साथ पलट जाती है। कमांडर तुरंत चिल्लाता है, सब लोग रेस्क्यू करो। पुलिस वाले आग बुझाने दौड़ पड़ते हैं। तभी फॉर्च्यून टेलर जोर से चिल्लाता है, लेफ्ट साइड मत जाना, वहां फ्यूल टैंक है, अभी फटेगा। एक ऑफिसर उसकी बात अनसुनी करके वहीं पहुंच जाता है। अगले ही सेकंड ऐसा धमाका होता है कि पूरा इलाका हिल जाता है। बेचारा ऑफिसर हवा में ऐसे उड़ता है जैसे किसी ने उसे फ्री में स्पेस मिशन पर भेज दिया हो। बाकी पुलिस वाले तुरंत पीछे हट जाते हैं। एम्बुलेंस पहुंचती है और घायल ऑफिसर को ले जाती है। कमांडर अब फॉर्च्यून टेलर को बिल्कुल अलग नजरों से देखने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि ये कोई ढोंगी नहीं है। घड़ी में समय खत्म होने वाला होता है। कमांडर आखिरकार टैरो कार्ड उठाता है। कार्ड निकलता है, रिवर्स जस्टिस। सिस्टम तुरंत उसका मतलब बताता है, बिगड़ी हुई इंसाफ की कहानी और अंदर छुपा गहरा विश्वासघात। फॉर्च्यून टेलर सीधे कमांडर की आंखों में देखकर कहता है, आपकी सर्विस पिस्टल से आज भी एक गोली गायब है। कमांडर का चेहरा सफेद पड़ जाता है। फॉर्च्यून टेलर आगे कहता है, 3 साल पहले एंटी ड्रग ऑपरेशन में आपका अंडरकवर इन्फॉर्मर मारा गया था। आप आज तक यही समझते रहे कि ड्रग माफिया ने उसे बेनकाब किया, लेकिन असली गद्दार कोई और था। कमांडर कांपती आवाज में पूछता है, कौन? फॉर्च्यून टेलर बिल्डिंग की तरफ उंगली उठाकर कहता है, जिसने जानकारी लीक की और जिसने वो आखिरी गोली चलाई, वो इसी बिल्डिंग के अंदर मौजूद है और उसकी गन में आज भी वही एक गोली कम है। ये सुनते ही सिस्टम मिशन सक्सेस घोषित कर देता है। उसने एक बड़े सीरियल केस की गुत्थी सुलझाने में मदद की और एक पुलिस वाले की जान भी बचा ली। इनाम में उसके शरीर की कैंसर सेल्स 8% कम हो जाती है। उसकी जिंदगी में 60 दिन और जुड़ जाते हैं और अकाउंट में सीधे 20 लाख रुपए आ जाते हैं। बैंक का मैसेज देखकर वह राहत की सांस लेता है। रात को घर पहुंचकर जैसे ही सोफे पर लेटता है, नया मिशन सामने आ जाता है। इस बार लोकेशन देखकर वह खुद चौंक जाता है, चुनटिंग इंटरनेशनल बाइलिंगुअल किंडरगार्टन। सिस्टम बताता है कि इस बार उसे बच्चों की हड्डियां टच करके उनके टैलेंट और फ्यूचर की रीडिंग करनी होगी। 3 बच्चों की रीडिंग 100% सही हुई, तभी मिशन पूरा माना जाएगा। फॉर्च्यून टेलर सोचता है, वाह, अब छोटे छोटे बच्चों का इंटरव्यू भी लेना पड़ेगा। फिर उसे याद आता है कि यही शहर का सबसे महंगा स्कूल है, जहां साल की फीस सुनकर आम आदमी की ईएमआई भी शर्मा जाए। उसे समझ आ जाता है कि सिस्टम जानबूझकर हर मिशन पहले से ज्यादा मुश्किल बना रहा है। लेकिन फिर उसे अपने कैंसर और बची हुई 4 महीने की जिंदगी याद आती है। वह मन ही मन कहता है, भाई मिशन नहीं करूंगा तो ऊपर वाला जल्दी बुला लेगा, और करूंगा तो शायद लाइफ बढ़ जाएगी। चलो फिर स्कूल ही सही। अगले दिन वह किंडरगार्टन के बाहर पहुंचता है। चारों तरफ लग्जरी कारें खड़ी थीं, जैसे स्कूल नहीं किसी मिनिस्टर की मीटिंग हो। वह अपना गत्ते का बोर्ड लगाता है, बच्चों का टैलेंट और फ्यूचर प्रेडिक्शन। तभी 2 सिक्योरिटी गार्ड डंडे लेकर उसकी तरफ आते हैं। एक गार्ड गुस्से में पूछता है, ओए, यहां क्या कर रहे हो?
फॉर्च्यून टेलर मुस्कुराकर कहता है, भाई सड़क किनारे ईमानदारी से बिजनेस कर रहा हूं, जीएसटी भी नहीं मांग रहा। गार्ड भड़क कर कहता है, ये प्राइवेट स्कूल है, यहां कोई स्टॉल नहीं लगेगा, अभी सामान उठाओ और निकलो। फॉर्च्यून टेलर अपने पैरों के पास बनी लाल लाइन दिखाकर कहता है, देख लो भाई, मैं पब्लिक फुटपाथ पर हूं। स्कूल की प्राइवेट लिमिट तो उन सीढ़ियों से शुरू होती है, कानून भी पढ़ लो, सिर्फ बच्चों को ही पढ़ाना जरूरी नहीं। लेकिन गार्ड उसकी एक नहीं सुनता और कहता है, लाइन वाइन बाद में देखेंगे, पहले तुम्हारा ये स्टॉल हटेगा। और सच बताऊं, तुम्हें देखकर पूरे स्कूल का वीआईपी लुक खराब हो रहा है। फॉर्च्यून टेलर शांत रहते हुए बोला, मैं न किसी का रास्ता रोक रहा हूं, न फायर लेन ब्लॉक कर रहा हूं, और न ही इमरजेंसी रूट। फिर उसने आराम से अपना मोबाइल निकाला और गार्ड से कहा, अगर जबरदस्ती हाथ लगाया ना तो सीधे ऑफिशियल कंप्लेंट करूंगा और वीडियो सोशल मीडिया पर भी डाल दूंगा, फिर कमेंट सेक्शन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। यह सुनते ही गार्ड का तेवर थोड़ा ढीला पड़ गया। उसने बस इतना कहा, ठीक है, लेकिन गेट से दूर रहना, पेरेंट्स और बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तभी लाल ड्रेस पहने एक स्टाइलिश महिला अपने छोटे बेटे का हाथ पकड़कर वहां आती है और मुस्कुराते हुए पूछती है, बताइए मेरे बेटे का फ्यूचर कैसा रहेगा। फॉर्च्यून टेलर बोला, मैं बच्चों का फ्यूचर और उनका असली टैलेंट पढ़ सकता हूं, फीस आपकी मर्जी। महिला खुश होकर बोली, इतना आसान। फिर उसने बेटे को आगे धकेलते हुए कहा, जरा देखिए, ये आगे चलकर हार्वर्ड जाएगा या येल। हमने तो अभी से उसकी पढ़ाई के लिए करोड़ों का फंड बना रखा है। तभी बच्चा चिल्लाया, मुझे हार्वर्ड नहीं, मीट खाना है। आसपास खड़े लोग हंसी रोकने लगे। फॉर्च्यून टेलर ने उसका हाथ पकड़कर बोन रीडिंग शुरू की और मुस्कुराकर बोला, हार्वर्ड और येल दोनों भूल जाइए। महिला का चेहरा तुरंत उतर गया। वह गुस्से में बोली, आपको पता भी है ये कितना होशियार है, इसके पियानो टीचर इसकी उंगलियों की तारीफ करते नहीं थकते। फॉर्च्यून टेलर गंभीर होकर बोला, सच सुन पाएंगी? महिला बोली, बोलिए। उसने कहा, इस बच्चे के लिए दुनिया का सबसे अच्छा कॉलेज कोई आईवी लीग नहीं बल्कि टॉप कुलिनरी स्कूल है। ये कुकिंग की दुनिया का जीनियस बनेगा। इतना सुनते ही भीड़ ठहाके लगाने लगी और महिला भड़क गई। मैं हर साल इसकी पढ़ाई पर करोड़ों खर्च करती हूं, पियानो, हॉर्स राइडिंग, गोल्फ, प्राइवेट ट्यूटर, सिर्फ ट्यूशन पर ही 20 लाख से ज्यादा लगते हैं, और आप इसे शेफ बना रहे हैं। फॉर्च्यून टेलर हंसकर बोला, मैडम पैसे से टैलेंट नहीं खरीदा जाता। फिर उसने बच्चे की कलाई पकड़कर समझाया, इसकी कलाई की हड्डियां सामान्य लोगों से कहीं ज्यादा चौड़ी और मजबूत हैं। उंगलियों के जोड़ बेहद लचीले हैं। पुराने जमाने में इसे पुलिंग एंड हैमरिंग हैंड्स कहा जाता था। महिला की आंखें चमक उठी, मतलब कोई महान गुण। फॉर्च्यून टेलर बोला, बिल्कुल, वॉक ऐसे उछालने के लिए भगवान का स्पेशल एडिशन। भीड़ फिर हंस पड़ी। उसने आगे कहा, इसकी छोटी और मोटी उंगलियां इसे शानदार कंट्रोल देती हैं। हथेलियां मोटी हैं इसलिए तेज गर्मी भी आसानी से झेल लेंगी। इसका टेस्ट सेंस आम लोगों से 10 गुना ज्यादा तेज है। फिर उसने बच्चे से पूछा, पियानो अच्छा लगता है? बच्चा गुस्से से चिल्लाया, बिल्कुल नहीं, उस टीचर का टिक टिक वाला मेट्रोनोम सुनकर मेरा दिमाग पक जाता है। मां तुरंत डांटने लगी, चुप, कल ही तो दादी के लिए गाना बजाया था। बच्चा मासूमियत से बोला, वो तो सिर्फ इसलिए ताकि दादी मुझे बर्गर खिलाने ले जाएं। फिर उसने अपनी मां की तरफ देखकर शिकायत की, और आपका खाना भी अच्छा नहीं होता, बस नमक ही नमक। हमारी मेड जो मीट बनाती है ना, पहले पीली मिश्री डालती है, फिर डार्क सोया सॉस डालती है, तभी उसका स्वाद इतना बढ़िया आता है। महिला की आंखें फटी की फटी रह गईं। फॉर्च्यून टेलर बोला, देखा, यह बच्चा फ्लेवर को ऐसे पहचानता है जैसे मशीन स्कैन करती है। अगर आपने इसे जबरदस्ती पियानो में लगाया तो दुनिया एक 3 स्टार मिशेलिन शेफ खो देगी। महिला कुछ देर चुप रही, फिर हार मानकर पैसे उसके सामने रख दिए और बेटे से बोली, ठीक है, अगर तुझे सच में कुकिंग पसंद है तो मैं तुझे वहीं सीखने दूंगी। ये देखते ही बाकी पेरेंट्स भी उसके आसपास जमा हो गए। कोई बोला, मेरे बेटे को भी देखिए, ये तो हर वक्त सपने ही देखता रहता है। तभी भीड़ को चीरते हुए वही अमीर आदमी आगे आया और घमंड से बोला, रुको, दूसरा कस्टमर मैं हूं। उसने अपनी बेटी को आगे करते हुए कहा, पहले वाले बच्चे में खाना पसंद है, ये तो देखकर भी समझ आ जाता है, इसमें कौन सी बड़ी बात थी। वह हंसते हुए बोला, अगर सच में इतनी ताकत है तो मेरी बेटी को देखकर बताओ। फिर उसने गर्व से अपनी बेटी का परिचय कराया, यह है लिन शियान, पूरे स्कूल की ऑफिशियल जीनियस।
3 साल की उम्र में सैकड़ों कविताएं याद थीं, 5 साल में मेंटल मैथ्स मास्टर कर लिया और अब खुद से एडवांस कैलकुलस पढ़ रही है। भीड़ दंग रह गई। किसी ने फुसफुसाकर कहा, यही है वो चाइल्ड प्रोडिजी। आदमी मुस्कुराकर बोला, चलो फॉर्च्यून टेलर, अब इसकी बोन रीडिंग करके बताओ, कहीं ये नया आइंस्टीन है या फिर अगली मैरी क्यूरी। फॉर्च्यून टेलर बिना कुछ बोले बच्ची के सिर पर हाथ रखता है। सिस्टम तुरंत उसके दिमाग और हड्डियों का स्कैन शुरू कर देता है। कुछ सेकंड बाद रिजल्ट देखकर उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। रिपोर्ट बता रही थी कि बच्ची के शरीर का विकास कुपोषण और लगातार मानसिक दबाव की वजह से रुक गया है। उसके दिमाग का लॉजिक वाला हिस्सा लगभग एक्टिव ही नहीं है। वह अपनी समझ से नहीं बल्कि डर और लगातार रटाई की वजह से सब कुछ याद रखती है। सिस्टम साफ लिखता है, ये कोई जीनियस नहीं बल्कि अपने माँ बाप के दबाव में याद करने वाली मशीन बना दी गई एक मासूम बच्ची है। वो अमीर आदमी घमंड से हंसते हुए बोला, क्या हुआ, अब चुप क्यों हो गए? मेरी बेटी की हड्डियों की क्वालिटी समझ नहीं आई क्या? फॉर्च्यून टेलर ने उसकी तरफ सीधी नजर डालकर ऐसा जवाब दिया कि पूरा माहौल जम गया। तुम्हारी बेटी कोई जीनियस नहीं है, वो सिर्फ एक ऐसी बच्ची है जिसे जबरदस्ती जीनियस बनने की एक्टिंग करवाई जा रही है। यह सुनते ही भीड़ से जोर की सांसें निकल गईं। छोटी बच्ची ने भी चौंक कर उसकी तरफ देखा, जैसे पहली बार किसी ने उसका छुपा हुआ दर्द पहचान लिया हो। पिता तुरंत बोला, चलो बेटा, इन्हें अपनी टैलेंट दिखाओ। उसने बेटी को एक बेहद मुश्किल क्लासिकल कविता सुनाने को कहा। बच्ची चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान लाकर मशीन की तरह बिना रुके पूरी कविता सुनाने लगी। उसकी स्पीड और याददाश्त देखकर लोग दंग रह गए। तभी फॉर्च्यून टेलर ने आगे बढ़कर उसकी पेशानी पर हल्की सी उंगली रखी और कहा, बस अब और नहीं। फिर वह पिता की तरफ मुड़कर बोला, इसे एक भी शब्द का मतलब नहीं पता, ये सिर्फ आवाजें याद करती हैं और रिकॉर्डर की तरह दोहराती है। पिता गुस्से में बोला, तो क्या हुआ, ऐसी मेमोरी भी तो भगवान का गिफ्ट है। फॉर्च्यून टेलर ने शांत आवाज में कहा, गिफ्ट है, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी है। उसने बच्ची की उंगलियां दिखाईं। उन पर दांतों के निशान और छोटे छोटे घाव साफ दिखाई दे रहे थे। फिर उसने उसके सिर के पीछे की हड्डियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसका बोन स्ट्रक्चर बता रहा है कि यह बच्ची अंदर से टूट चुकी है। इसे हर समय खुद पर शक रहता है। इसे हर हाल में दूसरों की तारीफ चाहिए, क्योंकि यह हमेशा डर में जीती है। फिर उसने बच्ची की आंखों में देखते हुए कहा, मैंने तुम्हारी नजरों में अपने पापा के लिए प्यार नहीं देखा, सिर्फ डर देखा है। तुम रात को इसलिए नहीं सो पाती क्योंकि तुम्हें डर लगता है कि कहीं एक शब्द भी गलत ना बोल दो। इतना सुनते ही बच्ची फूट फूट कर रोने लगी। फॉर्च्यून टेलर आगे बोला, तुम्हें डर है कि गलती हुई तो फिर तुम्हें उस बिना खिड़की वाले स्टडी रूम में बंद कर दिया जाएगा। अब बच्ची पूरी तरह टूट गई। पिता गुस्से से चिल्लाया, बकवास बंद करो। उसने बेटी का हाथ पकड़कर उसे घसीटना चाहा और बोला, इस पागल की बात मत सुनो। लेकिन तभी बच्ची जोर जोर से चीखने लगी। वह जमीन पर गिर गई और रोते रोते वही कविता दोहराने लगी जो उसे जबरदस्ती याद करवाई गई थी। उसकी हालत देखकर पूरे माहौल में सन्नाटा छा गया। वह लगातार रोते हुए चिल्ला रही थी, मुझे अब और याद नहीं करना, एक पापा प्लीज मुझे मत मारो। यह सुनते ही पिता का चेहरा शर्म से झुक गया। वह घबरा कर बोला, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन उसकी आवाज में आत्मविश्वास नहीं था। फॉर्च्यून टेलर गंभीर होकर बोला, इसे जितनी जल्दी हो सके साइकेट्रिस्ट के पास ले जाइए। अभी इलाज हो गया तो बच जाएगी, लेकिन 2 साल और ऐसे ही चला तो इसका दिमाग पूरी तरह टूट जाएगा। तब इसकी ये नकली जीनियस वाली इमेज भी खत्म हो जाएगी और ये हाई आईक्यू होने के बावजूद मानसिक रूप से बुरी तरह टूट जाएगी। पिता की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने बेटी को सीने से लगाया, बार बार माफी मांगी और उसे गोद में उठाकर वहां से चला गया। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आया, आज की 3 में से 2 रीडिंग सफल। तभी एक और लग्जरी कार आकर रुकती है। उसमें से बेहद रौबदार और अमीर दिखने वाली एक बुजुर्ग महिला उतरती है। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है, अरे ये तो शिन ग्रुप की चेयरपर्सन है। सिस्टम भी तुरंत स्कैन करके बताता है कि उनके अंदर ताकत और अधिकार की बेहद शक्तिशाली आभा है। दादी मुस्कुराकर पूछती हैं, क्या तुम्हारे पास आज की आखिरी रीडिंग बची है? फॉर्च्यून टेलर सिर हिलाकर कहता है, हां, आखिरी कस्टमर आप हैं। वह अपने पोते को आगे लाकर पूछती है, बताओ क्या यह भविष्य में हमारा पूरा बिजनेस संभाल पाएगा? फॉर्च्यून टेलर कहता है, पहले इसकी बोन रीडिंग करनी होगी।
तभी सिक्योरिटी वाले बीच में आते हैं, लेकिन दादी हाथ उठाकर उन्हें रोक देती हैं। फॉर्च्यून टेलर बच्चे के सिर पर हाथ रखता है, उसकी आंखें लाल चमकने लगती हैं और सिस्टम स्कैन शुरू कर देता है। कुछ सेकंड बाद रिजल्ट आता है, लीडरशिप 0, जिम्मेदारी 0, लेकिन पैसा उड़ाने की टैलेंट फुल मार्क्स। फॉर्च्यून टेलर उसकी हथेली भी देखता है और आखिर में गंभीर होकर कहता है, ये बच्चा आपका बिजनेस संभालने के लिए बिल्कुल फिट नहीं है, बल्कि अगर इसे चेयरमैन बना दिया तो यही आपकी पूरी दौलत खत्म कर देगा। दादी का चेहरा सख्त हो जाता है। कोई वजह? फॉर्च्यून टेलर उसके हाथ की तरफ इशारा करके कहता है, देखिए, इसकी लंबी उंगलियां और पतली हथेली फिजियोग्नॉमी में वेल्थ लीकिंग हैंड कहलाती हैं। यानी पैसा इसके हाथ में वैसे ही टिकेगा जैसे छलनी में पानी। पुराने लोग कहते थे, सोना भी इसके हाथ से बिना आवाज किए निकल जाएगा। फिर उसने बच्चे के माथे की तरफ इशारा किया। यहां की हड्डियां ऊंची और चमकदार हैं, इसका मतलब ये आजाद रूह है। इसे ऑफिस में बैठाकर फाइलें साइन करवाना सबसे बड़ी गलती होगी। 10 साल के अंदर यह पूरा ग्रुप बेच देगा, सिर्फ इसलिए कि दुनिया घूम सके। हो सकता है अंटार्कटिका में पेंगुइन देखने चला जाए, या किसी दिन बोले कि मंगल ग्रह देखने का मन है। भीड़ हंसी रोक नहीं पाई, लेकिन दादी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। उन्होंने घबराकर पूछा, क्या सच में इतना निकम्मा निकलेगा? फॉर्च्यून टेलर मुस्कुराकर बोला, निकम्मा नहीं, बस बिजनेस के लिए नहीं बना। इसकी असली ताकत नई जगहें, नई चीजें और दुनिया एक्सप्लोर करना है। अगर आपकी 3 पीढ़ियों की कमाई इतनी है कि खत्म ही नहीं होगी, तो इसे दुनिया घूमने दीजिए। यकीन मानिए, ये चेयरमैन नहीं, दुनिया का टॉप क्लास एक्सप्लोरर बनेगा। दादी प्यार से अपने पोते की तरफ देखकर पूछती हैं, बेटा, सच सच बताओ, चेयरमैन बनना चाहते हो? बच्चा मासूमियत से पूछता है, चेयरमैन बनूंगा तो शेर का शिकार कर पाऊंगा। दादी बोली, नहीं। बच्चा तुरंत बोला, तो मुझे नहीं बनना, मुझे अफ्रीका जाना है, अंटार्कटिका भी, और बड़ा होकर मंगल ग्रह भी देखना है। किंडरगार्टन में बैठ बैठकर पढ़ाई करते करते बोर हो गया हूं। दादी जोर से हंस पड़ी। अच्छा, तो हमारा असली वेल्थ स्पेंडर यही है। फिर गर्व से बोली, हमारे परिवार ने 3 पीढ़ियों में इतना साम्राज्य बनाया है कि अगर ये पूरी दुनिया घूम भी ले तब भी खत्म नहीं होगा। दौलत बच्चों की खुशी के लिए होती है, तिजोरी में सड़ाने के लिए नहीं। उन्होंने फॉर्च्यून टेलर की तरफ देखकर कहा, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मेरे पोते को मेरे सामने पैसा उड़ाने वाला कह सके। तुम पहले इंसान हो जिसने सच बोलने की हिम्मत दिखाई। उन्होंने अपने बॉडीगार्ड को इशारा किया। बॉडीगार्ड तुरंत एक एक्सक्लूसिव ब्लैक कार्ड निकालकर फॉर्च्यून टेलर की तरफ बढ़ा दिया। उसने कहा, मैडम की तरफ से इनाम, और आज के बाद शिन फैमिली का नाम तुम्हारी ढाल होगा। लेकिन फॉर्च्यून टेलर मुस्कुराया, अपना बोर्ड मोड़ने लगा और बोला, माफ कीजिए, आज का टाइम खत्म हो गया। काम के घंटे पूरे तो इनाम भी कल सही। इतना कहकर उसने करोड़ों की ब्लैक कार्ड लेने से भी साफ मना कर दिया। भीड़ बस उसे जाती हुई देखती रह गई। दादी हैरान रह गई। करोड़ों की ब्लैक कार्ड सामने थी, लेकिन फॉर्च्यून टेलर बिना पीछे देखे आराम से अपना बैग उठाकर चल पड़ा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आज की तीनों रीडिंग पूरी हो चुकी हैं, टाइम खत्म मतलब काम खत्म। फिर हल्के मजाक में बोला, ओवर टाइम करूंगा तो ऊपर वाला भी एक्स्ट्रा टैक्स काट लेगा। भीड़ हंस पड़ी। उसने आगे कहा, जरूरत से ज्यादा पैसा कभी कभी कर्मों का लोन बन जाता है, और भाई मुझे ईएमआई नहीं भरनी। इतना कहकर उसने हाथ हिलाया और निकल गया। दादी झुककर अपना ब्लैक कार्ड उठाती हैं और मुस्कुराते हुए धीरे से कहती हैं, यह लड़का जितना रहस्यमयी है उतना ही दिलचस्प भी। उधर फॉर्च्यून टेलर घर पहुंचकर आराम से खाना खाता है, लेकिन जैसे ही फोन खोलता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सोशल मीडिया पर वही ट्रेंड कर रहा था, हर जगह हेडलाइन चल रही थी, करोड़ों ठुकराने वाला लेजेंडरी फॉर्च्यून टेलर। तभी अचानक फोन बजता है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव श्याओ होता है। वह गंभीर आवाज में कहता है, कुछ दिनों तक ज्यादा इधर उधर मत घूमना। बड़े बड़े पुलिस अफसर तुम्हें ढूंढ रहे हैं और शिन फैमिली भी अपनी पूरी ताकत लगा चुकी है। फॉर्च्यून टेलर थोड़ा घबराकर पूछता है, मैंने कोई कानून तो नहीं तोड़ा? डिटेक्टिव हंसकर कहता है, अरे नहीं भाई, इस बार तू ट्रेंड गलत वजह से नहीं हुआ। तेरी चेतावनी की वजह से हमारे एक ऑफिसर की टांग कटने से बच गई। अगर कभी कोई दिक्कत आए तो सीधे मुझे कॉल करना। कॉल खत्म होते ही सिस्टम का नया नोटिफिकेशन आ जाता है। अगला मिशन, सुबह 9 से 11 बजे तक एंटीक मार्केट में 3 लोगों की रीडिंग करनी है, और इस बार नकली और असली खजानों की पहचान करनी होगी। अगली सुबह फॉर्च्यून टेलर तैयार होकर शीशे में खुद को देखकर मुस्कुराता है, चलो भाई,
आज किस्मत नहीं बर्तन चमकाने हैं। ठीक 9 बजे वो भीड़भाड़ वाले एंटीक मार्केट के ईस्ट गेट पर पहुंच जाता है। नीला कपड़ा बिछाकर बोर्ड लगा देता है, अगर मेरी रीडिंग गलत निकली तो एंटीक की जांच बिल्कुल फ्री। मार्केट में हर तरफ पुराने खिलाड़ी अखरोट घुमाते हुए घूम रहे थे, कैमरे लेकर कंटेंट क्रिएटर भी लाइव कर रहे थे। तभी बगल वाले स्टॉल का गंजा दुकानदार ताना मारते हुए बोला, ओ भाई, रास्ता भटक गया क्या? नौकरी वोकरी नहीं मिली? फॉर्च्यून टेलर मुस्कुराकर बोला, रास्ता नहीं भटका, पैसा कमाने आया हूं। बूढ़ा दुकानदार जोर से हंस पड़ा। 20 साल से एंटीक बेच रहा हूं और तू लिखाई देखकर एंटीक पहचानेगा? फॉर्च्यून टेलर ने भी पलटकर मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो आपकी एक्सपर्ट आंखें ये भी नहीं पहचान पाई कि सामने रखे आधे सिक्के लेजर मशीन से बने नकली हैं? इतना सुनते ही दुकानदार का चेहरा देखने लायक हो गया। आधा घंटा बीत गया लेकिन कोई ग्राहक नहीं आया। फॉर्च्यून टेलर मन ही मन बोला, लगता है यहां चश्मा और मैग्नीफाइंग ग्लास हो तभी लोग भरोसा करते हैं भी मजी। मेरे चेहरे पर तो बेरोजगार आईटी इंजीनियर लिखा हुआ है। तभी करीब 20-22 साल का एक लड़का अखबार में लिपटा हुआ कटोरा लेकर डरते डरते आता है। वो धीरे से फुसफुसाता है, भैया, मुझे मिंग डायनेस्टी का बाउल मिला है, 5,000 में खरीदा है, 50,000 तो आराम से मिलेगा ना। वह अखबार पर खजाना शब्द लिख देता है। बूढ़ा दुकानदार दूर से तमाशा देखने लगता है। फॉर्च्यून टेलर कटोरे की तरफ देखता तक नहीं, उसकी नजर सिर्फ लिखे हुए शब्द पर टिक जाती है। वह कहता है, ऊपर वाला हिस्सा बहुत चौड़ा लिखा है और नीचे वाला जेड का निशान दब गया है। इसका मतलब यह किसी मशहूर भट्टी का नहीं, किसी छोटे मोटे घरेलू कारखाने का माल है। फिर नीचे वाले हिस्से की तरफ इशारा करके बोला, देखो, यह बिंदु बहुत जोर से दबाकर लिखा गया है, जैसे स्याही फैल गई। ठीक वैसे ही इस कटोरे के नीचे वाला निशान भी फैलाया गया है। असली नहीं, जेड पाउडर और गोंद से बनाया गया नकली मार्क है। लड़का तुरंत विरोध करता है, नहीं, मैंने खुद देखा था, नीचे मिंग डायनेस्टी का मार्क है, घिसा हुआ भी लग रहा था। फॉर्च्यून टेलर हंसते हुए बोला, घिसा नहीं, सैंडपेपर से घिसा गया है, नया माल है भाई। लड़का गुस्से में बोला, छुए बिना कैसे बता दिया? फॉर्च्यून टेलर बोला, अगर इतना भरोसा है तो तोड़ दो, गलत निकला तो मैं 1 लाख दूंगा, या फिर नीचे लाइटर जलाकर देख लो। लड़के ने कांपते हाथों से लाइटर जलाया। जैसे ही गर्मी लगी, नीचे का पूरा नकली निशान पिघल गया और अंदर से अंग्रेजी में लिखा निकला, माइक्रोवेव सेफ। 1 सेकंड के लिए पूरा मार्केट चुप। फिर लड़के के हाथ से कटोरा छूटकर टूट गया और अंदर गोंद की मोटी परत साफ दिखाई देने लगी। भीड़ में हड़कंप मच गया। लोग चिल्लाने लगे, बिना हाथ लगाए नकली पकड़ लिया। यह बंदा इंसान है या एक्सरे मशीन? देखते ही देखते उसके स्टॉल के सामने भारी भीड़ जमा हो गई। तभी लकड़ी का नक्काशीदार बॉक्स लेकर एक बुजुर्ग शख्स आगे आए। उन्होंने बॉक्स सामने रखकर कहा, पहले वाला बाउल पकड़ना आसान था, असली टेस्ट ये पेंटिंग है। बड़े बड़े ऑक्शन हाउस भी इसकी असलियत पर लड़ चुके हैं। उन्होंने कागज पर चित्र शब्द लिखा और उत्सुकता से उसकी तरफ देखने लगे। फॉर्च्यून टेलर मुस्कुराकर बोला, सच सुन पाएंगे? क्योंकि मैं चीनी कम और सच ज्यादा परोसता हूं। बुजुर्ग बोले, बस सच चाहिए। फॉर्च्यून टेलर ने उन्हें बॉक्स खोलने से ही रोक दिया, जरूरत नहीं। फिर उसने लिखे हुए शब्द को देखते हुए कहा, बीच वाला हिस्सा साफ और संतुलित है, लेकिन बाहर की रेखाओं की स्याही अलग है। ब्रश का दबाव भी मेल नहीं खा रहा। मतलब पेंटिंग का बीच वाला हिस्सा असली है, लेकिन किनारे की लिखावट, मुहर और माउंटिंग सब नकली हैं, किसी दूसरी पेंटिंग से काटकर यहां चिपकाए गए हैं। एंटीक की दुनिया में इसे कहते हैं दूसरे शरीर में आत्मा बसाना। बुजुर्ग की आंखें फैल गईं। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, मैं 1 हफ्ते से इसी बात में फंसा हुआ था। बड़े बड़े एक्सपर्ट इसे पूरी तरह असली बता रहे थे, लेकिन मुझे भी हमेशा लगता था कि पेंटिंग और कैलीग्राफी की स्टाइल आपस में मैच ही नहीं करती। जब उस अमीर आदमी को आखिर समझ आया कि उसके सारे शक सही थे और वो एंटीक असल में एक फ्रैंकनस्टाइन पीस निकला, तो उसकी आंखों में खुशी और राहत के आंसू आ गए। उसने ज्योतिषी का हाथ पकड़कर कहा, अगर आपने सच ना बताया होता तो मेरे करोड़ों डूब जाते। और तुरंत एक लाल लिफाफा इनाम में दे दिया। ऊपर से इतना झुककर प्रणाम किया कि लोगों को लगा योगा क्लास शुरू हो गई है। यह नजारा देखते ही भीड़ टूट पड़ी। तभी धक्का मुक्की में एक गरीब बूढ़ा आदमी अपने मैले से बैग के साथ घिसटता हुआ सामने आ गिरा। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन ज्योतिषी ने सबको चुप कराया और पूछा, बैग में क्या है? बूढ़ा बोला, कुछ खास नहीं, नदी किनारे कंस्ट्रक्शन साइट से लोहे का टुकड़ा मिला था, कबाड़ी को बेचकर खाने का इंतजाम करने जा रहा था।
जब उसने कीचड़ से भरा वो टुकड़ा निकाला तो भीड़ हंसने लगी। ज्योतिषी ने उससे कोई शब्द लिखने को कहा तो बूढ़ा बोला कि उसे सिर्फ लोहा लिखना आता है, क्योंकि वो कभी आयरन फैक्ट्री में मजदूरी करता था। जैसे ही उसने लोहा लिखा, ज्योतिषी ने उल्टा उसी को लाल लिफाफा थमा दिया और बोला, मैं फीस नहीं लूंगा, ये तुम्हारे लिए है। फिर उसने उस शब्द का मतलब समझाते हुए कहा कि इसका इशारा उस चीज की तरफ है जिसकी असली चमक खो चुकी है, लेकिन असली कीमत अभी भी बाकी है। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह कोई कबाड़ नहीं बल्कि तांग राजवंश के समय का पीली नदी की बाढ़ रोकने वाले विशाल लोहे के बैल का हिस्सा है, जिस पर आज भी प्राचीन निशान मौजूद हैं। यानी बूढ़ा कबाड़ी नहीं, चलता फिरता खजाना लेकर घूम रहा था। भीड़ ने पहले उसे पागल समझा, लेकिन ज्योतिषी ने बूढ़े को सख्त हिदायत दी कि इसे कबाड़ी को मत बेचना, सिर्फ 200 मीटर दूर म्यूजियम ऑफिस में जमा कर देना। उसने टैक्सी के लिए पैसे भी दिए और भरोसा दिलाया कि सरकार उसे सम्मान पत्र और इतना बड़ा इनाम देगी कि आराम से रिटायरमेंट कट जाएगी। बूढ़ा रोते रोते वहां से भाग गया। तभी पूरे मार्केट में अनाउंसमेंट गूंज उठा कि काला लोहे का टुकड़ा लेकर जाने वाला बूढ़ा तुरंत ऑफिस पहुंचे, क्योंकि वो ग्रेड ए राष्ट्रीय धरोहर निकला और एक बड़े केस की अहम कड़ी है। घर लौटकर ज्योतिषी ने देखा कि उसके अकाउंट में पूरे 50 लाख आ चुके हैं। तभी दरवाजे पर डिटेक्टिव श्याओ सेबों का बैग लेकर पहुंचा और अपनी बहन जियाओ शियाओया की मदद मांगी। उसने बताया कि अस्पताल में सीटी, एमआरआई और ब्लड टेस्ट सब नॉर्मल आए, लेकिन उसकी बहन हर रात एक अंधेरी जगह का सपना देखती है जहां दीवार के पीछे कोई लगातार खरोंचता रहता है। सबसे डरावनी बात यह कि सुबह उठने पर उसके नाखूनों में सचमुच धूल भरी होती है। डॉक्टरों ने उसे स्किज़ोफ्रेनिया बताकर मानसिक अस्पताल में भर्ती कर दिया, लेकिन दवाइयों से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार ज्योतिषी उसके साथ अस्पताल गया। वहां पहुंचते ही सिस्टम ने नया मिशन दे दिया, 3 मरीजों के सपनों का सही मतलब बताओ। उसने गार्डन में ड्रीम इंटरप्रेटर का बोर्ड लगाया। पहला मरीज छाता लेकर आया और बोला कि उसने सपना देखा कि वो खुद फटा हुआ छाता बन गया है। ज्योतिषी ने समझाया कि यह मौत का संकेत नहीं बल्कि अपनी मां को खोने का दर्द है। इतना सुनते ही मरीज फूट फूट कर रोने लगा। तभी डिटेक्टिव की बहन उसके सामने आई और कांपती आवाज में बोली, क्या आपको भी वो आवाज सुनाई देती है? उसने कहा कि दीवार के अंदर कोई लगातार 1, 2, 3 गिनते हुए खरोंच रहा है। सब उसे पागल समझते हैं, लेकिन वो जानती है कि कोई सचमुच वहां मौजूद है। ये कहते कहते उसके खून और धूल से भरे नाखून बेंच को खरोंचने लगे और वो हंसते हंसते अचानक रोने लगी। अब असली हॉरर की शुरुआत होने वाली थी। फॉर्चून टेलर की आंखें नीली रोशनी से चमक उठी और सिस्टम ने पूरा राज खोल दिया। उसे साफ दिखाई दिया कि ये आवाज किसी भूत की नहीं बल्कि कंक्रीट पर नाखून रगड़ने की है, और दीवार के अंदर एक सीक्रेट खोखली जगह भी मौजूद है। उसने तुरंत डिटेक्टिव श्याओ को बुलाकर कहा, तुम्हारी बहन बिल्कुल पागल नहीं है, जो आवाज वो सुनती है वो सच में है। डिटेक्टिव घबरा गया, मतलब पड़ोसी के फ्लैट में कोई छिपा है? फॉर्चून टेलर ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, वो तो दीवार के अंदर फंसा हुआ है। अभी इसी वक्त बेडरूम की उस दीवार को तोड़ो जो पड़ोसी के फ्लैट से लगी है। अंदर एक सीक्रेट कैविटी है और उसमें कोई इंसान अभी भी जिंदा है। 1 सेकंड भी मत गंवाना। यह सुनते ही लड़की राहत के आंसुओं में टूट पड़ी कि आखिर किसी ने उसकी बात पर यकीन किया। डिटेक्टिव ने फौरन अपनी टीम को फोन लगाकर बुलडोजर और तोड़फोड़ का सामान मंगवाया। उधर फॉर्चून टेलर आराम से घड़ी देखने लगा, जैसे ऑनलाइन फूड डिलीवरी का टाइम ट्रैक कर रहा हो। तभी अस्पताल के वार्ड 6 के हेड डॉक्टर लीवेई वहां पहुंचे और बोले, चलो देखते हैं ये ड्रीम इंटरप्रेटर कितना बड़ा खिलाड़ी है। उन्होंने अपना सपना बताया कि ऑपरेशन करते समय हर स्केलपेल रबड़ जैसा मुलायम हो जाता था और मरीज का शरीर कट ही नहीं रहा था। फॉर्चून टेलर ने डॉक्टर के हाथों को गौर से देखकर कहा, यह काम का तनाव नहीं है। तुम्हारा अवचेतन मन अब चाकू से नहीं, अपने हाथों से इंसानों का मांस फाड़ना चाहता है। डॉक्टर हंस पड़ा, लेकिन अगले ही पल फॉर्चून टेलर बोला, तुम्हारे हाथ किसी जान बचाने वाले डॉक्टर के नहीं, जल्लाद के लगते हैं। बेहतर होगा खुद पुलिस के सामने सरेंडर कर दो। डॉक्टर का चेहरा सफेद पड़ गया और वो भाग खड़ा हुआ। तभी डिटेक्टिव को कॉल आया। दीवार तोड़ दी गई थी। अंदर सचमुच आधा मीटर चौड़ी सीक्रेट जगह मिली, जहां 6 महीने से एक वांटेड अपराधी छिपा हुआ था। दीवार में छोटे छोटे झरोखे और कैमरे लगे थे और लड़की के सिर के ठीक पीछे बैठकर वहीं हर रात खरोंचता था। यह सुनकर लड़की सदमे में टूट गई। जाते जाते फॉर्च्यून टेलर ने डिटेक्टिव से कहा, उस डॉक्टर के पुराने ऑपरेशन और अस्पताल के आसपास गायब हुए लोगों की फाइलें भी खोलो। शाम तक मैसेज आया कि डॉक्टर गिरफ्तार हो चुका है
और उसके बेसमेंट से इंसानी अंगों का भयानक कलेक्शन मिला है। ये पढ़कर फॉर्चून टेलर भी सन्न रह गया। रात को वो हॉटपॉट खाने निकला तो देखा पूरा शहर उसी की चर्चा कर रहा था। इंटरनेट ने उसे हाफ इमॉर्टल जांग का नाम दे दिया था और कोई सिर्फ उसका पता जानने के लिए 20 लाख युआन का इनाम रख चुका था। वो बड़बड़ाया, इतनी फेम तो एग्जाम के रिजल्ट से पहले भी नहीं चाहिए थी। तभी सिस्टम ने नया मिशन दे दिया। स्टारलाइट मीडिया टॉवर के नीचे रात 9 से 11 बजे तक इंटरनेट सेलिब्रिटीज की ब्यूटी, किस्मत और करियर की रेटिंग करनी है। उसने सोचा, वाह, अब मुझे 100 फिल्टर और 200 प्लास्टिक सर्जरी वाले लोगों की सच्चाई बतानी है। सिस्टम को मेरी दुश्मनी पक्की है। जैसे ही वो बैठा, करोड़ों फॉलोअर्स वाली एक मशहूर इन्फ्लुएंसर बॉडीगार्ड्स के साथ आई और बोली, मेरी खूबसूरती को 10 में से कितने नंबर दोगे? सिस्टम स्कैन होते ही फॉर्चून टेलर ने ठंडे अंदाज में जवाब दिया, सिर्फ 2। वो गुस्से से कांप उठी, लेकिन फॉर्चून टेलर बोला, एक एक्स्ट्रा नंबर सिर्फ इसलिए दिया ताकि तुम्हारा घमंड ज्यादा ना बढ़े। फिर उसने उसकी 3 बार हुई जॉ सर्जरी, टेढ़ी नाक, फिलर्स, माइग्रेन और असली उम्र 42 साल तक बता दी। वो चीखती रही कि उसकी उम्र सिर्फ 18 है, लेकिन फॉर्चून टेलर ने हंसते हुए कहा, 20 साल पुरानी कमर और गर्दन की बीमारी लेकर 18 साल की बनने का ऑस्कर तो मिलना चाहिए। ऊपर से उसने 3 बच्चों का भी जिक्र कर दिया। उसकी पोल खुलते ही वो भाग गई और भीड़ हंस हंसकर लौटपोट हो गई। तभी एक मशहूर मुकबांग इन्फ्लुएंसर आयांग आया और बोला, अगर मुझे 10 नंबर मिले तो यहीं पूरी शराब की बोतल पी जाऊंगा। उसने गर्व से बताया कि अभी अभी 10 पाउंड लॉबस्टर, 5 पाउंड रोस्ट पोर्क, 2 पाउंड केकड़ा और पूरी शराब की बोतल साफ करके आया है। फॉर्चून टेलर ने सिस्टम से उसका शरीर स्कैन किया और सिर्फ 2 शब्द बोले, मौत का पैसा। इन्फ्लुएंसर समझा घर का पैसा कहां है और खुश होकर बोला, हां, मैं तो घर खरीदने वाला हूं। फॉर्चून टेलर ने गंभीर होकर पूछा, डिनर में क्या खाया था? जवाब सुनने के बाद उसने कहा, तुम्हारा स्कोर नेगेटिव है क्योंकि तुम मरने वाले हो। आयांग गुस्से से आग बबूला हो गया और बोतल उठाकर पीने लगा। फॉर्चून टेलर ने आखिरी बार चेतावनी दी, अभी एम्बुलेंस बुलाओ, पेट साफ करवाओ और इमरजेंसी सर्जरी कराओ, वरना यह तुम्हारी जिंदगी का आखिरी खाना होगा। लेकिन उसने एक और घूंट लगाया और अगले ही पल उसके मुंह से सड़ा हुआ भूरा तरल फव्वारे की तरह बाहर निकलने लगा। वो घुटनों के बल गिरकर मदद की भीख मांगने लगा और कुछ ही सेकंड में सबके सामने बेहोश होकर ढेर हो गया। पूरा चौक सन्न रह गया। कुछ ही मिनटों में एम्बुलेंस पहुंची और मुकबांग इन्फ्लुएंसर को अस्पताल ले गई। वहां खड़ी भीड़ अब फॉर्चून टेलर को डर और हैरानी से देखने लगी, जैसे उसके मुंह से निकली हर बात पत्थर की लकीर हो। तभी एक लग्जरी कार आकर रुकी और तीसरा क्लाइंट उतरकर सामने आया। वो था स्टारलाइट मीडिया का चेयरमैन, चारों तरफ बॉडीगार्ड से घिरा हुआ। उसने 1 करोड़ युआन का चेक फॉर्चून टेलर के सामने रखते हुए कहा, मैंने सब अपनी आंखों से देखा है, तुम्हारे पास सच में काबिलियत है। मेरे ऑफिस चलो और मेरी कंपनी का भविष्य देखो। फॉर्चून टेलर ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और बस अपना फोन चलाता रहा। चेयरमैन ने तुरंत रकम बढ़ाकर 2 करोड़ युआन कर दी। साथ ही बोला कि अगर भविष्यवाणी सही निकली तो कंपनी का ऑफिशियल फॉर्चून कंसल्टेंट भी बना देगा और सालाना सैलरी जितनी चाहे उतनी खुद लिख लेना। फॉर्चून टेलर मुस्कुराकर बोला, अपना चेक अपने पास रखो, मुझे ऐसे पैसे कमाने का शौक नहीं। तुम्हारी चाय बहुत महंगी पड़ती है, उसकी कीमत मैं नहीं चुका सकता। इतना कहकर वो सामान समेटने लगा और बोला, मेरे काम का समय खत्म हो चुका है। उसने टॉवर की घड़ी की तरफ इशारा किया जहां ठीक रात के 11 बजे थे। फिर मुस्कुराकर बोला, अब तो स्वर्ग का राजा भी आ जाए, उसे भी कल तक इंतजार करना पड़ेगा। चेयरमैन का पारा चढ़ गया। उसने बॉडीगार्ड्स को रास्ता रोकने का आदेश दिया और ताना मारते हुए बोला, लगता है 2 करोड़ भी कम है। जवान हो, मौके का फायदा उठाना सीखो। फॉर्चून टेलर हंसते हुए बोला, मुझे पैसे नहीं, सिर्फ जिंदा रहना पसंद है। फिर उसने चेयरमैन की भौहों के बीच देखते हुए कहा, तुम्हारी बिल्डिंग का फेंक शुई पहले ही टूट चुका है, दुनिया का सारा पैसा भी उस दरार को नहीं भर सकता। चेयरमैन गुस्से में पूछ बैठा, इसका मतलब क्या है? लेकिन फॉर्चून टेलर सिर्फ इतना बोला, अगर जवाब चाहिए तो कल सुबह आना। इतना कहकर वो चला गया और पीछे खड़ा चेयरमैन गुस्से में उबलता रह गया। अगली सुबह फॉर्चून टेलर की आंख खुली तो पूरा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स लग्जरी गाड़ियों और गुंडों से घिरा हुआ था। पड़ोसी ग्रुप चैट में रो रहे थे कि बाहर तक नहीं निकल पा रहे। सिक्योरिटी गार्ड भी सोच रहा था कि यहां फिल्म की शूटिंग हो रही है क्या। चेयरमैन के आदमी रिपोर्ट दे रहे थे कि फॉर्चून टेलर बिल्डिंग नंबर 5 फ्लैट 502 में ही है और रात से बाहर नहीं निकला।
चेयरमैन ने आदेश दिया। जैसे ही बाहर निकले, चाहे कूड़ा फेंकने आए या दूध लेने, सीधे गाड़ी में डाल देना। लेकिन दोपहर तक भी फॉर्चून टेलर बाहर नहीं आया। आखिर चेयरमैन ने दरवाजा खटखटाने का आदेश दिया। तभी अचानक एक एम्बुलेंस आई और डॉक्टर स्ट्रेचर पर फॉर्चून टेलर को नीचे लेकर निकले। चेयरमैन चिल्लाया, बीमार होने का नाटक मत करो, 2 करोड़ कम पड़ गए क्या? लेकिन जैसे ही एम्बुलेंस चली गई, अंदर बैठे पैरामेडिक ने हंसकर पूछा, सर मेरी एक्टिंग कैसी थी? फॉर्चून टेलर मुस्कुराया, ऑस्कर लेवल, ये लो 2000 युआन बोनस। उधर चेयरमैन इतना भी भोला नहीं था। उसी रात वो फिर वहीं कुर्सी लगाकर बॉडीगार्ड्स के साथ इंतजार करने लगा। आखिर फॉर्चून टेलर खुद उसके सामने पहुंच गया। कॉफी का कप हाथ में लिए उसने मुस्कुराकर कहा, वाह चेयरमैन ली, स्वागत तो ऐसा किया है जैसे मैं कोई सुपरस्टार हूं। लेकिन ये ऊंची मेज हटाओ, मुझे लोगों की आंखों में देखकर बात करना पसंद है। चेयरमैन ने तुरंत नीचे वाली कुर्सी मंगवाई और पूछा, कल तुमने कहा था मेरी बिल्डिंग का फेंक शुई टूट चुका है, उसका मतलब क्या है? उसने बताया कि आज पूरे प्लाजा को खाली करा दिया, सिर्फ उसकी सलाह सुनने के लिए। पैसे की कोई कमी नहीं है। फॉर्चून टेलर की आंखें फिर नीली चमक उठी और सिस्टम ने पूरी बिल्डिंग स्कैन कर डाली। उसने गंभीर आवाज में कहा, मैं फेंक शुई नहीं देखता, और अब फेंक शुई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि यह बिल्डिंग गिरने वाली है। चेयरमैन गुस्से से आग बबूला हो गया और बोला कि उसने हांगकांग के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स से डिजाइन बनवाया है। उसने बड़े गर्व से जेड बेल्ट अराउंड वेस्ट और एनर्जी गैदरिंग जैसी टर्म्स गिनानी शुरू कर दी। फॉर्चून टेलर ने शांत होकर जवाब दिया, एक्सपर्ट बिल्डिंग का फेंक शुई बना सकते हैं, लेकिन इंसान का लालच नहीं बदल सकते। फिर उसने चेयरमैन के माथे की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हारे वेल्थ पैलेस का लाल बैंगनी रंग बता रहा है कि हाल ही में बहुत सारा खून से सना हुआ गैर कानूनी पैसा कमाया गया है। इसके बाद उसने आंखों के नीचे वाले हिस्से को देखकर कहा, चिल्ड्रन पैलेस पर यह आड़ी रेखा बता रही है कि तुम्हारी बिल्डिंग के दक्षिण पश्चिम वाले सपोर्ट कॉलम में पहले से दरार पड़ चुकी है ना? चेयरमैन का चेहरा उड़ गया, क्योंकि यह राज किसी को पता नहीं था। फिर भी वो चिल्लाता रहा कि यह सब बकवास है और बिल्डिंग हर इंस्पेक्शन में पास हुई थी। फॉर्चून टेलर ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, कौन सा इंस्पेक्शन? वही जिसमें घटिया सरिया लगाया गया, नींव 5 मीटर कम खोदी गई और सच बोलने वाले सुपरवाइजर को नौकरी से निकालकर हादसे के नाम पर मरवा दिया गया। यह सुनते ही चेयरमैन के पैरों तले जमीन खिसक गई। फॉर्चून टेलर ने आखिरी चेतावनी देते हुए कहा, अब यह फेंक शुई का नहीं, फिजिक्स का मामला है। नींव धंस चुकी है, वजन बराबर नहीं बट रहा, और तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं। अगर इस बिल्डिंग को तुरंत मजबूत नहीं कराया तो इसके साथ बहुत सारे लोग भी दफन हो जाएंगे। फॉर्चून टेलर ने अपनी 2 उंगलियां उठाकर चेयरमैन की आंखों में देखते हुए कहा, सिर्फ 3 दिन, बस 3 दिन बाद यह पूरी बिल्डिंग ढह जाएगी। और यह कोई छोटी मोटी दरार नहीं होगी, पूरा स्ट्रक्चर ताश के पत्तों की तरह गिर जाएगा। उसने सख्त लहजे में आगे कहा, चेयरमैन ली, अब यह कोई बिजनेस डील नहीं रही। तुम्हारे पैसे मुझे नहीं चाहिए। अगर यह बिल्डिंग गिरी तो हजारों बेगुनाह लोग मरेंगे, और इस प्रोजेक्ट से कमाया गया हर पैसा इंसानी जानों की कीमत होगा। आखिर में तुम्हारी मंजिल सिर्फ जेल की बैरक और कैदियों वाला खाना है। यह सुनते ही वहां मौजूद लोग, जो पहले से लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, चेयरमैन के सारे काले कारनामे रिकॉर्ड करने लगे। चेयरमैन घबरा गया और गुस्से में चीख पड़ा, सब कैमरे बंद करो, लाइव अभी के अभी बंद करो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फॉर्चून टेलर ने घड़ी देखी और शांत स्वर में कहा, मेरे काम का समय खत्म हो गया है। इतना कहकर वो अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गया। रास्ते में उसने मन ही मन सोचा, आज कम से कम हजारों लोगों की जान बच गई। रात को घर पहुंचते ही वो थक कर बिस्तर पर गिर पड़ा, जबकि सोशल मीडिया पर उसकी वीडियो आग की तरह फैल चुकी थी। लोग पूछ रहे थे कि हाफ इमॉर्टल जांग आखिर गायब कहां हो गया। अगली सुबह स्टारलाइट मीडिया के शेयर सीधे जमीन पर आ गिरे और चेयरमैन के घोटाले की खबर से कंपनी में हड़कंप मच गया। तभी शिर्ण परिवार की बुजुर्ग महिला उसके घर पहुंची। फॉर्चून टेलर ने दरवाजा खोला तो हैरान रह गया। महिला बोली, मैं तुम्हें बधाई देने नहीं आई हूं। जिन्हाई यूनिवर्सिटी में कुछ अजीब हो रहा है। लाइब्रेरी के छात्र रात में अपने आप पन्ने पलटने की आवाज सुनते हैं और कई मानसिक रूप से टूट चुके हैं। फॉर्चून टेलर ने ठंडे अंदाज में जवाब दिया, मैं फॉर्चून टेलर हूं, भूत पकड़ने वाला प्राइवेट डिटेक्टिव नहीं।
लेकिन महिला ने कहा कि उनका परिवार यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा डोनर है और ये घटनाएं उसकी 100वीं सालगिरह बर्बाद कर देंगी। उसने लालच देते हुए पश्चिमी उपनगर की पूरी हॉट स्प्रिंग्स वैली देने की पेशकश कर दी। फॉर्चून टेलर ने बिना पलक झपकाए मना कर दिया। जैसे ही वो कमरे में लौटा, सिस्टम का नया मिशन सामने आ गया। उसे अगले दिन सुबह 7 से 9 बजे तक जिन्हाई यूनिवर्सिटी के वेस्ट गेट पर छात्रों की पढ़ाई और करियर से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना था। अगली सुबह वो थिंकर स्टैच्यू के सामने बैठ गया और अपना बोर्ड टांग दिया, एकेडमिक कंसल्टेंट। देखते ही देखते छात्र उसके चारों ओर जमा हो गए। कोई फोटो खींच रहा था, कोई वीडियो बना रहा था और पूरे कैंपस में हाफ इमॉर्टल जांग ट्रेंड करने लगा। पहला छात्र घबराया हुआ आया और बोला, क्या मुझे पीएचडी जारी रखनी चाहिए या छोड़ देनी चाहिए? फॉर्च्यून टेलर ने उसका चेहरा देखकर कहा, तुम्हारी माथे की हड्डी और भौहें बता रही हैं कि तुम जन्मजात रिसर्चर हो। तुम्हारे अंदर लिटरेचर स्टार है, यानी तेज दिमाग और कमाल की एनालिटिकल क्षमता। लेकिन उसने रुक कर कहा, तुम्हारे ऊपर गहरे भूरे रंग की नकारात्मक आभा छाई हुई है जो तुम्हारी अकादमिक जिंदगी को सड़ा रही है। तभी छात्र ने अपनी पीएचडी छोड़ने की आधिकारिक एप्लीकेशन निकालकर दिखा दी। भीड़ फुसफुसाने लगी कि यह तो फिजिक्स डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा जीनियस ले हुई है। फॉर्च्यून टेलर ने उसे सामने बैठाकर उसका सिर छुआ और अचानक पूछा, क्या तुम्हारे सुपरवाइजर के बाल कम उम्र में झड़ गए हैं? मुस्कुराने पर मुंह के किनारे गहरी लकीरें पड़ती हैं और नाक के पास बाएं गाल पर काला तिल है। छात्र के होश उड़ गए। कांपती आवाज में बोला, ये तो बिल्कुल मेरे सुपरवाइजर वोंग जांग घोंग का चेहरा है। फॉर्च्यून टेलर ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारी मेहनत और किस्मत उसी ने चुरा ली है। तुम देवदार के पेड़ जैसे हो जो खुद खड़ा होकर दूसरों को सहारा देता है, लेकिन तुम्हारा सुपरवाइजर बैल की तरह है जो खुद ऊपर चढ़ने के लिए दूसरों का खून पसीना चूसता है। पिछले 3 सालों से तुमने रिसर्च नहीं की, तुम उसकी मुफ्त की मजदूरी कर रहे थे। यह सुनते ही छात्र की आंखों से आंसू बहने लगे। फॉर्च्यून टेलर ने पूछा, क्वांटम टनलिंग इफेक्ट पर तुम्हारी रिसर्च पूरी हो चुकी है ना? छात्र रोते हुए बोला, सर ने कहा मेरी रिसर्च बेकार है और मुझे सब छोड़कर नए टॉपिक से शुरू करना होगा। फॉर्च्यून टेलर ने सिर हिलाया। उसे तुम्हारी रिसर्च गलत नहीं लगी। वो चाहता था कि तुम हार मान लो और तुम्हारा तैयार काम उसके नाम से छप जाए। फिर उसने साफ कहा, यह यूनिवर्सिटी नहीं, तुम्हारे लिए अकादमिक जेल बन चुकी है। उसने छात्र को सलाह दी, उत्तर की तरफ जाओ, इस सुपरवाइजर को छोड़ दो। आज रात अपनी रिसर्च पेपर जर्मनी की एक मशहूर अप्लाइड फिजिक्स जर्नल में भेज दो। 3 दिन के अंदर तुम्हें पॉजिटिव जवाब मिलेगा। इतना कहकर उसने पीएचडी छोड़ने वाली एप्लीकेशन को कागज का हवाई जहाज बनाया और हवा में उड़ा दिया। छात्र फूट फूट कर रो पड़ा। तभी यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट वहां पहुंचे और गुस्से में बोले, तुम छात्रों को उनके गाइड के खिलाफ भड़का रहे हो। फॉर्च्यून टेलर मुस्कुराकर बोला, मैं सिर्फ सही और गलत का फर्क बता रहा हूं। फिर उसने नीचे देखकर कहा, सर पहले अपने जूते का फीता बांध लीजिए, वरना इस उम्र में गिर गए तो सिर फूट जाएगा। प्रेसिडेंट ने ताना मारा, मुझे भविष्यवाणी नहीं आती लेकिन फिजिक्स आती है। फॉर्च्यून टेलर हंस पड़ा। रिसर्च जर्नल में पेपर भेजना भविष्यवाणी नहीं, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। उस जर्नल का एडिटर पिछले 2 साल से इसी टॉपिक पर अटका हुआ है। उसे ऐसे पेपर की सख्त जरूरत है। प्रेसिडेंट हैरान रह गए। फॉर्च्यून टेलर ने आगे कहा, और आपके दाएं जूते का फीता बाएं से ज्यादा घिसा हुआ है। इसका मतलब हाल में आपके दाएं घुटने में दर्द है और आपने चलने का तरीका बदल दिया है। मैंने छात्र को भागने की नहीं, अपना हक बचाने की सलाह दी है और आपको फीता बांधने की इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप इस यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा सहारा हैं। अगर आप गिर गए तो पूरे संस्थान की ऊर्जा हिल जाएगी। इसे अंधविश्वास नहीं, रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। यह सुनकर प्रेसिडेंट भी मुस्कुरा उठे और पहली बार पूरी तरह उसकी बात से सहमत हो गए। तभी एक अमीर लड़की भीड़ छींटते हुए सामने आई। उसने खुद को ली शुइया बताते हुए कहा, अगर तुम इतने ही बड़े फॉर्च्यून टेलर हो तो बताओ, क्या मैं स्टूडेंट यूनियन की लीडर बनूंगी? सही निकला तो पैसे तुम्हारे, गलत निकला तो कैमरे के सामने खुद को फ्रॉड कहना पड़ेगा। भीड़ बोली कि उसके परिवार ने यूनिवर्सिटी को 50 लाख का दान दिया है और एक्सटर्नल रिलेशंस हेड की पोस्ट लगभग उसी के नाम तय है। फॉर्च्यून टेलर ने बिना 1 सेकंड गंवाए कहा, नहीं, तुम हेड तो छोड़ो, साधारण मेंबर भी नहीं बन पाओगी। पूरा कैंपस हंस पड़ा।
फिर फॉर्चून टेलर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी काबिलियत अच्छी है लेकिन तुम्हारा स्वभाव बहुत खराब है। ऊंची गाल की हड्डियां और आंखों के पास की रेखाएं बता रही हैं कि तुम रिश्तों का इस्तेमाल करती हो। पिछले कुछ समय से तुम एक नहीं 3 लड़कों को एक साथ घुमा रही हो। फिजिक्स वाला तुम्हारे रिसर्च पेपर लिखता था, पीई वाला तुम्हारे लिए खाना और टेबल बुक करता था, और सबसे बुरा हाल कंप्यूटर साइंस वाले का था। बेचारा 3 रात लगातार जागकर तुम्हारी इलेक्शन प्रेजेंटेशन तैयार करता रहा। इतना सुनते ही पूरी भीड़ की आंखें फटी की फटी रह गईं। फॉर्चून टेलर ने ठंडी नजर से उसकी तरफ देखा और बोला, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या टैलेंट की नहीं, कैरेक्टर की है। स्टूडेंट यूनियन को रोल मॉडल चाहिए, ऐसा इंसान नहीं जो अपने फायदे के लिए लोगों को टाइम टेबल की तरह मैनेज करे। फिर उसने एक और बम फोड़ दिया। तुम्हारे चुनाव वाले प्रतिद्वंद्वी ने तुम्हारे सारे कारनामों की पूरी फाइल बनाकर पहले ही सुपरवाइजर को भेज दी है। लड़की का चेहरा सफेद पड़ गया। घबराकर बोली, उसे ये सबूत मिले कहां से? फॉर्चून टेलर उसकी मीठी आवाज की नकल करते हुए बोला, जानू, तुम्हारे बिना मैं कैसे जी पाऊंगी। पूरी भीड़ ठहाके मारकर हंसने लगी और लड़की शर्म से पानी पानी हो गई। फॉर्चून टेलर ने कहा, जिस सीएएस वाले लड़के को तुम बेवकूफ समझती थीं, उसने अपनी सुरक्षा के लिए तुम्हारी सारी चैट्स और रिकॉर्डिंग्स का बैकअप बना रखा था। इसलिए अब लीडर बनने का सपना छोड़ो और माफीनामा लिखने की तैयारी करो। तभी उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर सुपरवाइजर का नाम चमक रहा था। लड़की डर के मारे कांप गई और बिना पीछे देखे वहां से भाग निकली। तभी एक लंबा चौड़ा बास्केटबॉल प्लेयर दौड़ता हुआ आया। आंखों में आंसू लिए उसने कहा, प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड को ढूंढ दो, वो कल रात से गायब है। भीड़ को लगा ये भी कोई ड्रामा है, लेकिन लड़का रोते हुए बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा। कल रात मेरी गर्लफ्रेंड सुयू लाइब्रेरी में पढ़ रही थी। रात 11 बजे उसने मैसेज किया कि बुक शेल्फ के पीछे से दीवार खुरचने जैसी आवाज आ रही है। फिर उसने हेल्प वाला स्टिकर भेजा। उसके बाद फोन बंद हो गया। फॉर्चून टेलर ने शांत होकर पूछा, हाल में तुम दोनों की लड़ाई हुई थी? लड़के ने कहा, नहीं, मैं तो कल आधा घंटा लाइन में लगकर उसके लिए स्ट्रॉबेरी खरीद कर लाया था। थोड़ी देर सोचने के बाद उसे याद आया कि उसकी गर्लफ्रेंड लाइब्रेरी में सीट घेरने वालों और जोर जोर से पन्ने पलटने वाले ग्रेजुएट स्टूडेंट्स से परेशान थी। फिर उसे याद आया कि चश्मा पहनने वाला एक अजीब लड़का भी हमेशा उसे घूरता रहता था। फॉर्चून टेलर मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को किसी भूत ने नहीं उठाया। वो इस वक्त स्टूडेंट अफेयर्स ऑफिस में बैठी प्रतिज्ञा पत्र लिख रही है। सब दंग रह गए। उसने आगे बताया, कल रात वो एक लड़के के जोर से पन्ने पलटने पर इतना गुस्सा हो गई कि तुम्हारे प्यार से लाए हुए स्ट्रॉबेरी उसी के लैपटॉप और किताबों पर फेंक दिए। लड़का वहीं जम गया। उसका चेहरा उतर गया। फॉर्चून टेलर जाते जाते हंसकर बोला, तुम्हारा रिलेशनशिप समझना तो एडवांस मैथ्स से भी मुश्किल है। अपना ख्याल रखना। शाम तक पूरा यूनिवर्सिटी फोरम उसी की चर्चा से भर गया। कुछ छात्र तो उसे एग्जाम पास कराने वाला देवता कहकर फोटो के सामने हाथ जोड़ने लगे। तभी सिस्टम का नया मिशन आया। इस बार शहर के सबसे बड़े पेट हॉस्पिटल में जानवरों की रहस्यमयी बीमारियों का पता लगाना था। अगले दिन फॉर्चून टेलर ने वहां पेट लैंग्वेज एक्सपर्ट का बोर्ड लगाया और लिखा कि फीस आपकी मर्जी। पहली क्लाइंट एक अमीर महिला थी जो अपनी छोटी डॉगी बेला को लेकर आई। उसने शिकायत की कि बेला हर रात भौंकती है और उसके महंगे बैग चबा देती है। कई डॉक्टर दिखाए लेकिन सबने कहा कि डॉग बिल्कुल स्वस्थ है। फॉर्चून टेलर की आंखें बैंगनी चमकी और उसने कहा, समस्या बैग नहीं, आप खुद हैं। महिला भड़क गई। फॉर्चून टेलर बोला, आपको अपनी आवाज मीठी लगती होगी, लेकिन डॉग के लिए आपके हाई हील्स, महजों की गोटियां, रात की पार्टियां और तेज म्यूजिक लगातार शोर मचाते हैं। वो सो ही नहीं पाती। उसका घर भी लिविंग रूम के पास है जहां धुआं और शोर दोनों पहुंचते हैं। फिर उसने कहा, और वो आपके बैग इसलिए नहीं चबाती क्योंकि उसे बैग से नफरत है। उसमें दूसरे कुत्ते की खुशबू होती है, खासकर आपका भूरा बर्किन बैग। कल आप उसे लेकर अपनी दोस्त मिसेस सन के घर गई थीं जहां उनका सफेद समोयड था। सही कहा ना? महिला की आंखें फटी रह गईं। फॉर्चून टेलर बोला, डॉग बहुत ज्यादा पजेसिव होते हैं। उसे लगा आपने किसी दूसरे कुत्ते को उससे ज्यादा प्यार दिया, इसलिए उसने बैग पर गुस्सा निकाला। महिला ने खुशी खुशी मोटी रकम दी और बेला को गले लगाकर चली गई। तभी एक डिलीवरी बॉय दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, सर, मेरी बिल्ली पर शायद भूत चढ़ गया है।
फॉर्चून टेलर ने बॉक्स खुलवाया। बिल्ली आखिरी सांसें ले रही थी। सिस्टम ने तुरंत बताया कि उसे नार्सिसस फूल के जहर से न्यूरोटॉक्सिसिटी हुई है। फॉर्चून टेलर बोला, यह भूत नहीं, जहर है। लड़का हैरान रह गया। उसने कहा कि बिल्ली तो घर से बाहर भी नहीं निकलती। फॉर्चून टेलर ने पूछा, घर में कोई नया पौधा लाए हो? लड़के को याद आया कि उसने हवा साफ करने के लिए बालकनी में सफेद फूलों वाला नार्सिसस रखा था। फॉर्चून टेलर ने माथा पकड़ लिया। बिल्ली ने उसके पत्ते चाट लिए या गमले के नीचे जमा पानी पी लिया। यह पौधा बिल्लियों के लिए जानलेवा होता है। उल्टी, दौरे, नसों का लकवा और फिर दिलबंद, यही इसका असर है। लड़का रोने लगा। फॉर्चून टेलर चिल्लाया, अभी भागो! डॉक्टरों से कहना नार्सिसस पॉइजनिंग है। तुरंत उल्टी करवाओ, पेट साफ करवाओ और एंटीटॉक्सिन लगवाओ। 10 मिनट भी देर हुई तो भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। लड़का दौड़ पड़ा। तभी पास का एक वेट डॉक्टर आ गया और ताना मारते हुए बोला, लगते तो बड़े एक्सपर्ट हो, किस यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है? बिना टेस्ट के जहर कैसे बता दिया? भीड़ भी थोड़ा शक करने लगी। डॉक्टर ने कहा, मैंने ब्लड टेस्ट और बायोकेमिकल टेस्ट सुझाए थे, लेकिन मालिक के पास पैसे नहीं थे, इसलिए दवा देकर घर भेज दिया। फॉर्चून टेलर ने गुस्से में कहा, यही तुम्हारी जिम्मेदारी है? जहर से मरती बिल्ली को विटामिन देकर घर भेज दिया? डॉक्टर बोला कि यही मेडिकल प्रोटोकॉल है। फॉर्चून टेलर ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, और यही प्रोटोकॉल उसकी मौत की वजह बन जाता। तभी डिलीवरी बॉय दौड़ता हुआ वापस आया। उसने रिपोर्ट डॉक्टर के मुंह पर मारते हुए कहा, देखो, फॉर्चून टेलर बिल्कुल सही था। बिल्ली के पेट से नार्सिसस के पत्ते निकले, टेस्ट में लाइकोरिन पॉइजनिंग निकली और एंटीटॉक्सिन लगते ही उसकी जान बच गई। पूरी भीड़ दंग रह गई। वे डॉक्टर शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रह गया। अब सारे पेट ऑनर्स अपने अपने जानवर लेकर फॉर्चून टेलर के पास दौड़ पड़े। लेकिन उसने कहा, मेरे अपने नियम हैं, आज सिर्फ एक आखिरी रीडिंग होगी। लोग आखिरी मौके के लिए बोली लगाने लगे। तभी एक गंजा आदमी कंधे पर तोता लेकर आगे आया। फॉर्चून टेलर ने उसी को आखिरी क्लाइंट चुना। आदमी बोला, मेरा तोता बिल्कुल फिट है, इससे ज्यादा हेल्दी तो मैं भी नहीं हूं। फॉर्चून टेलर मुस्कुराया, बीमार नहीं है, बस आजकल जरूरत से ज्यादा बोलने लगा है। तभी तोता जोर से चिल्लाया, जानू दरवाजा खोलो। फिर बोला, पासवर्ड 8888। चलो डेट पर चलते हैं, मेरी बीवी को मत बताना। और आखिर में जेम, शरारती लड़की। पूरा मैदान हंसी से गूंज उठा। बेचारा गंजा आदमी पसीना पसीना हो गया और बोला, ये सब टीवी देखकर सीखा है। लेकिन तोता फिर चिल्लाया, जानू दरवाजा खोलो। भीड़ हंसते हंसते लोटपोट हो गई। किसी ने चिल्लाकर पूछा, भाई टीवी देखते हो या अपनी लव स्टोरी की रिप्ले? आखिर गंजे आदमी ने रोते हुए कबूल किया, मेरी बीवी को हमेशा शक रहता है कि मेरा किसी और औरत के साथ चक्कर चल रहा है। बेचारा उदास होकर बताता है कि उसकी शादी अब डिवोर्स तक पहुंच चुकी है और वो फॉर्चून टेलर से हाथ जोड़कर कहता है, भाई मेरी इज्जत बचा लो। फॉर्चून टेलर उसकी बात सुनकर अपनी हंसी मुश्किल से रोकता है। फिर गला साफ करके कहता है, तुम्हारी सारी परेशानी की जड़ तुम्हारा तोता है। वो बताता है कि तोते ने हाल ही में बहुत सारे नए शब्द सीख लिए हैं और इसका असली टीचर तुम्हारी कार में रखा हुआ एक स्टफ्ड टॉय है। आदमी तुरंत मना कर देता है और कहता है, मैं कोई बच्चा नहीं हूं जो कार में टॉय रखूं। तभी तोता जोर से चिल्लाता है, पासवर्ड 48 है, पासवर्ड 48 है। यह सुनते ही आदमी के होश उड़ जाते हैं। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है और शरीर कांपने लगता है। फॉर्चून टेलर कहता है, फ्रंट पैसेंजर सीट के नीचे तुमने एक सीक्रेट बैकअप फोन छुपा रखा है और उसका पासवर्ड 48 है। वो समझाता है कि जब भी तुम कार में छुपकर बातें करते थे, तोता सब सुनता था और अब उसे तुम्हारे सारे सीक्रेट्स और कांड याद हैं। यानी तुम्हारी वाइफ जो घर पर सुनती है वो सिर्फ मिमिक्री नहीं, बल्कि तुम्हारी हरकतों का लाइव रिप्ले है। पूरा माहौल शांत हो जाता है और लोग उस गंजे आदमी को ऐसे देखने लगते हैं जैसे फॉर्चून रीडिंग नहीं, बल्कि उसकी लाइव बेइज्जती चल रही हो। तभी तोता बार बार बोलता है, मेरी वाइफ को मत बताना। इतने में उसका फोन बजता है और स्क्रीन पर वाइफ का नाम शेरनी दिखता है। बेचारा डरते डरते कॉल उठाता है। उधर फॉर्चून टेलर के सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि मिशन सक्सेसफुल रहा, उसके ब्रेन ट्यूमर की एक्टिविटी और कम हो गई, उसकी लाइफ बढ़ गई और उसे नई पावर स्पिरिचुअल ईयर मिल गई। अब गंजे भाई घर जाकर बचे या नहीं ये तो भगवान ही जाने। रात में एक लग्जरी ब्लैक कार आती है जिसमें से आर्कियोलॉजी एक्सपर्ट ओल्ड शीन उतरते हैं। वो फॉर्चून टेलर के घर पहुंचकर उसे उसके पूरे नाम जांग फोंग से बुलाते हैं और बताते हैं कि उन्होंने उसकी मेडिकल रिपोर्ट देखी है जिसमें पता चला कि उसका ब्रेन ट्यूमर बढ़ने की बजाय धीरे धीरे ठीक हो रहा है। फिर वो सरकार की तरफ से उसे एक स्पेशल रिसर्च प्रोजेक्ट में शामिल होने का ऑफिशियल इन्विटेशन देते हैं।
फॉर्च्यून टेलर पूछता है कि रिसर्च किस बारे में है, तो एक्सपर्ट बताते हैं कि ये ऐसी रहस्यमयी चीजों पर है जिन्हें साइंस आज तक नहीं समझ पाई। उसे एक प्राइवेट फैसिलिटी में पहला विक्टिम दिखाया जाता है जो लगातार कुछ अजीब अजीब बड़बड़ा रहा होता है। कंट्रोल रूम में बैठे एक प्रोफेसर उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन तभी एक साइंटिस्ट नोटिस करता है कि फॉर्च्यून टेलर की उंगलियों की टैपिंग बिल्कुल विक्टिम के होंठों की मूवमेंट से मैच कर रही है। माहौल अचानक बदल जाता है। फॉर्च्यून टेलर अपनी टेलीपैथी एक्टिवेट करता है और अपनी विजन में देखता है कि विक्टिम पानी में डूब रहा है। उसके पैरों में घास लिपटी हुई है और उसके फेफड़े जल रहे हैं। आंखें खोलकर वो पूछता है, क्या जोंग युआन 7 साल की उम्र में अपने गांव की नदी में डूबा था और उसकी जान मुश्किल से बची थी? ये सुनते ही पूरा ऑब्जर्वेशन रूम सन्न रह जाता है। प्रोफेसर चिल्ला उठता है, यह नामुमकिन है। एक्सपर्ट चेन तुरंत अपनी टीम को सिर्फ 3 मिनट में जांच पूरी करने का आदेश देते हैं। कुछ देर बाद फोन पर कंफर्म होता है कि फॉर्च्यून टेलर की कही हर बात बिल्कुल सच थी। बताया जाता है कि 21 साल पहले जोंग युआन अपने गांव की पुरानी हाई नदी में डूब गया था। 5 मिनट से ज्यादा बेहोश रहा और गांव वालों ने आखिरी पल में उसकी जान बचाई थी। अगर आपको लगता है कि अब असली गेम शुरू होने वाला है तो कमेंट में 48 जरूर लिखना। संदेह में डूबा प्रोफेसर बार बार सदमे में यही दोहराता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। वो बताता है कि आर्कियोलॉजी टीम ने उस युवक से सिर्फ 3 दिन पहले खुदाई वाली जगह पर संपर्क किया था जहां प्रीकिन युग की बांस की पट्टियां मिली थीं। जो भी उन पट्टियों को छूता उसकी मानसिक हालत बिगड़ने लगती और 1 हफ्ते के अंदर सभी अजीब लक्षण दिखाने लगते। वे ऐसी रहस्यमयी भाषा बोलने लगते जिसे कोई समझ नहीं पाता। फॉर्च्यून टेलर एक्सपर्ट से पूछता है कि आखिर उन्होंने उसे क्यों बुलाया है और उससे क्या करवाना चाहते हैं। एक्सपर्ट कहता है कि वे चाहते हैं कि वह उन बांस की पट्टियों को अपने नजरिए से समझे और डिकोड करे। साथ ही लालच भी देता है कि उनके पास देश की सबसे बेहतरीन मेडिकल टीम और एक सीक्रेट बायोलॉजिकल लैब है जो शायद उसके ब्रेन ट्यूमर का असली इलाज कर सके। यह सुनकर फॉर्च्यून टेलर सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसका सिस्टम सिर्फ उसकी जिंदगी कुछ दिन बढ़ाता है, बीमारी खत्म नहीं करता। आखिरकार वह यह मौका लेने का फैसला करता है और तुरंत दूसरे मरीज को लाने के लिए कहता है। दूसरी मरीज एक महिला होती है जिसे कसकर बांधा गया होता है। वह हिस्टेरिकल होकर चिल्लाती रहती है, सब जला दो, सब जला दो। कंट्रोल रूम में बैठे एक्सपर्ट नोटिस करते हैं कि वह सिर्फ आग की बात कर रही है। तभी फॉर्च्यून टेलर प्रोफेसर सन से कहता है कि तुरंत प्राथमिक स्कूल की किताब में मौजूद एक कविता चलाओ। जैसे ही स्पीकर पर कविता बजती है, बछड़ा अभी भी पहाड़ी पर घास चर रहा है। महिला की हालत धीरे धीरे सुधरने लगती है। उसे बचपन की याद आती है जब वह आग में फंस गई थी और उसकी मां उसे बचाने आई थी। वह धीरे से मां कहती है और होश में आ जाती है। फॉर्च्यून टेलर उसके माथे पर हाथ रखकर कहता है, आग खत्म हो चुकी है, अब तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। महिला शांति से सो जाती है। वह एक्सपर्ट्स को समझाता है कि उनकी टीम पागल नहीं हुई थी, बल्कि उन बांस की पट्टियों ने उनके जीवन की सबसे डरावनी यादों को ऐसे जिंदा कर दिया था जैसे वे बार बार कोई वीआर फिल्म देख रहे हों। एक्सपर्ट चेन समझ जाता है कि यह यादों पर आधारित एक शक्तिशाली मानसिक प्रभाव है और प्रोफेसर सन जोड़ते हैं कि इसकी सूचना तरंगें सीधे दिमाग के मेमोरी सेंटर पर असर डालती है। तभी तीसरा मरीज खुद चलकर कमरे में आता है। वह न चिल्लाता है और न कुछ बोलता है, बस कानों तक फैली डरावनी मुस्कान के साथ चुपचाप बैठ जाता है। फॉर्च्यून टेलर उसे देखकर पूछता है, प्रोफेसर लू, क्या तुम्हें 30 साल पहले की वह गर्मी याद है जब तुमने अपनी 5 साल की बेटी खोदी थी? इतना सुनते ही उसकी मुस्कान गायब हो जाती है और वह फूट फूट कर रोने लगता है। वह अपनी बेटी नाना का नाम लेकर टूट जाता है। फॉर्च्यून टेलर बताता है कि बांस की पट्टियों ने उसके जीवन के सबसे बड़े पछतावे को पकड़ लिया था। 30 साल पहले वह देश का मशहूर वैज्ञानिक था, लेकिन विदेश में रिसर्च में फंसा रहा। उसकी बेटी को गंभीर बीमारी हुई और जब तक वह अस्पताल पहुंचा बहुत देर हो चुकी थी। तब से वह खुद को यही समझाता रहा कि अगर उस दिन वह रोने की बजाय मुस्कुराता तो शायद उसकी बेटी खुश होकर कोमा से जाग जाती। यही पछतावा उन पट्टियों ने हमेशा दोहराने वाला कोड बना दिया। इसलिए वह सच में मुस्कुरा नहीं रहा था, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी अपनी बेटी से खामोशी से माफी मांग रहा था। प्रोफेसर जमीन पर गिरकर रोने लगता है। फॉर्च्यून टेलर गार्ड से कहता है कि उसे आराम करने दो, उसके साथ एक साइकेट्रिस्ट रखो और उसे रोने दो, क्योंकि दिल का दर्द बाहर निकलने के बाद ही उसे राहत मिलेगी। इसके बाद फॉर्च्यून टेलर 1 महीने की छुट्टी लेकर समुद्र किनारे आराम करने चला जाता है। तभी उसके सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि वह जरूरत से ज्यादा रिलैक्स हो चुका है, इसलिए उसे तुरंत नया मिशन दिया जाता है। नया मिशन मीडिया प्रोडक्शन सिटी में एक्टर्स की किस्मत पढ़ने का होता है। अगले दिन वह फिल्म सिटी पहुंचकर अपना बोर्ड लगाता है, फिजियोग्नॉमी से कास्टिंग, मेकअप से किस्मत बदले। एक जूनियर आर्टिस्ट उसका मजाक उड़ाता है कि अब तो ठग भी प्रिसिजन टारगेटिंग करने लगे हैं। फॉर्च्यून टेलर शांत होकर कहता है, जिसे भरोसा नहीं वो दूर रहे। तभी पहली अभिनेत्री उसके पास आती है और पूछती है
कि क्या वह सच में चेहरा देखकर कास्टिंग बता सकता है। वह पूछता है, वो कितने साल से एक्स्ट्रा हो? लड़की कहती है, वो 3 साल से, वो लेकिन हमेशा नौकरानी का रोल मिलता है। फॉर्च्यून टेलर कहता है, तुम्हारे चेहरे की वजह से नहीं, बल्कि तुमने खुद अपने लीड रोल वाले चेहरे को नौकरानी वाला बना दिया। लड़की चौंक कर कहती है कि उसने कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई। वह जवाब देता है, सर्जरी नहीं, लेकिन जरूरत से ज्यादा फिलर लगवाकर अपने चेहरे की तेज हड्डियों वाली पहचान मिटा दी। पहले तुम्हारा चेहरा महारानी या महिला जनरल जैसे दमदार किरदारों के लिए परफेक्ट था, लेकिन एक इंजेक्शन ने सब खत्म कर दिया। अब तुम सिर्फ पीछे खड़ी होकर मालकिन गड़बड़ हो गई बोलने वाली नौकरानी बन सकती हो। भीड़ उसका मजाक उड़ाने लगती है। लड़की रोते हुए समाधान पूछती है। फॉर्च्यून टेलर कहता है कि तुरंत अस्पताल जाकर सारे फिलर हटवा दो, फिर पास वाले ब्लडी टॉम के सेट पर जाओ जहां महिला जनरल के लिए घुड़सवारी करने वाली स्टंट डबल की जरूरत है। वह समझाता है कि रोल खतरनाक है, इसलिए कोई करना नहीं चाहता, लेकिन अगर तुमने यह मौका पकड़ लिया तो 1 साल के अंदर अपना खुद का रोल मिलेगा, वरना जिंदगी भर नौकरानी ही बनी रहोगी। तभी असिस्टेंट डायरेक्टर दौड़ता हुआ आता है और डायरेक्टर गुस्से में उसे ठग कहकर वहां से निकल जाने का आदेश देता है। वह बोर्ड पढ़कर हंसता है और ताना मारता है, कास्टिंग और किस्मत बदलने की बात करते हो तो सीधे हीरो हीरोइन का नाम क्यों नहीं बता देते? फिर चुनौती देता है, अगर इतनी ही ताकत है तो मेरी किस्मत पढ़कर दिखाओ। फॉर्च्यून टेलर उसे ध्यान से देखकर शांत आवाज में कहता है, तुम्हारी दोनों भौहों के बीच का हिस्सा बिल्कुल काला पड़ चुका है, भौहों के सिरे बिखरे हुए हैं और होंठ भी असामान्य रूप से फीके हैं। ये संकेत बताते हैं कि बहुत जल्द तुम्हें बड़ा आर्थिक नुकसान और भारी मुसीबत झेलनी पड़ेगी। ये सुनते ही डायरेक्टर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। डायरेक्टर गुस्से में उंगली दिखाकर उसे धमकाता है और कहता है कि उसे उसकी बातों की बिल्कुल परवाह नहीं। तभी फॉर्च्यून टेलर उसकी बात काटते हुए कहता है, आज जो एक्सप्लोजन वाला सीन शूट होना है उसमें विस्फोटक गलत जगह लगाए गए हैं। उन्हें तुरंत 3 मीटर बाईं तरफ शिफ्ट करो, वरना आज सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं होगा, जिस हाथ में वॉकी टॉकी पकड़ी है वही हाथ चला जाएगा। यह सुनकर डायरेक्टर आग बबूला हो जाता है और उसे जान से मारने तक की धमकी देने लगता है। तभी एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट घबराया हुआ दौड़ता आता है और चिल्लाकर बताता है कि फाइनल चेक में पता चला है कि विस्फोटक हीरो के बहुत पास लगाए गए हैं और उन्हें तुरंत 3 मीटर बाईं तरफ हटाना पड़ेगा। यह सुनते ही पूरी भीड़ दंग रह जाती है, क्योंकि उसकी बात फॉर्च्यून टेलर की भविष्यवाणी से शब्द शब्द मिलती है। पूरे फिल्म सिटी में सन्नाटा छा जाता है और जो लोग अभी तक उसका मजाक उड़ा रहे थे वही अब उसे किसी चमत्कारी इंसान की तरह देखने लगते हैं। तभी फॉर्च्यून टेलर एक संदिग्ध हरकत देखता है और भीड़ में खड़े एक स्टंट डबल को बुलाकर कहता है कि आज की आखिरी रीडिंग उसी की होगी। स्टंट डबल आंखों में आंसू लेकर अपनी बदकिस्मती सुनाता है। फॉर्च्यून टेलर कहता है कि जिस हीरो के लिए तुम डबल बनते हो उसके पास सिर्फ चेहरा है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर जिंदगी के असली अनुभव लिखे हैं। तुम्हारी हड्डियों की बनावट सोए हुए ड्रैगन जैसी है और तुम्हारे अंदर असली महान इंसान बनने की किस्मत है, लेकिन तुमने अपने जुआरी पिता का कर्ज चुकाने के लिए खुद को एक अन्यायपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट में बांध लिया और हमेशा किसी और की परछाई बनकर रह गए। असली हीरो अवार्ड जीतता रहा और तुम्हें सिर्फ 30,000 रुपये मिले। यही तुम्हारे दुख की सबसे बड़ी वजह है। वह उसे सलाह देता है कि डस्ट नाम की कम बजट वाली फिल्म में अपने असली नाम से ऑडिशन दो। वहां एक ऐसे एक्टर की तलाश है जिसके अंदर असली हुनर हो। अगर यह मौका पकड़ लिया तो 1 साल में तुम्हें अपना खुद का रोल मिलेगा, वरना जिंदगी भर डबल ही बने रहोगे। स्टंट डबल भावुक होकर उसे प्रणाम करता है और नई उम्मीद के साथ वहां से चला जाता है। फॉर्च्यून टेलर अपना सामान समेटकर जाने लगता है। तभी पुराना एक्सपर्ट उसे रोककर एक नया ऑफर देता है। वो बताता है कि एकेडमी ऑफ साइंसेज उसे प्रोजेक्ट पांगू के लिए स्पेशल इवैल्यूएशन कंसल्टेंट बनाना चाहती है। यह देश के भविष्य से जुड़ा बेहद गोपनीय प्रोजेक्ट है, जिसमें सही वैज्ञानिक चुनना सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि कई लोग फर्जी रिज्यूमे और बढ़ा चढ़ाकर लिखी उपलब्धियों के सहारे अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तभी उसके सिस्टम से नया मिशन आ जाता है, जिसमें उसे रोज सुबह 10 से 12 बजे तक उम्मीदवारों की किस्मत और ऊर्जा पढ़कर 3 सही उम्मीदवार चुनने होते हैं। अगले दिन वह एक्सपर्ट के साथ एकेडमी पहुंचता है, जहां प्रोजेक्ट के प्रमुख वैज्ञानिक फांग चेन शू उसका स्वागत करते हैं। फॉर्च्यून टेलर हाथ मिलाने की बजाय अपना छोटा लकड़ी का स्टूल निकालकर उस पर बैठ जाता है। फांग छिड़कर पूछता है कि यह अजीब हरकत क्यों, तो वह शांत होकर कहता है कि उसे अपनी चीजों पर बैठना ज्यादा पसंद है। पहला उम्मीदवार अंदर आता है, जिसे फांग जीनियस डॉक्टर बताता है। फॉर्च्यून टेलर अपनी खास आंख से उसकी ऊर्जा देखता है, जो बाहर से जलते हुए विशाल पेड़ जैसी चमक रही होती है, लेकिन अंदर से पूरी तरह सड़ी हुई होती है। वह कहता है कि इसकी प्रतिभा इसकी अपनी नहीं बल्कि किसी और की है।
फिर खुलासा करता है कि 3 साल पहले इसके सुपरवाइजर की मौत के बाद ही इसकी रिसर्च अचानक दुनिया भर में मशहूर हुई। यह सुनकर उम्मीदवार के चेहरे का रंग उड़ जाता है। फांग गुस्से में आरोपों का विरोध करता है, लेकिन फॉर्च्यून टेलर कहता है कि बस इसके दिवंगत प्रोफेसर की फाइलें और लैब एक्सीडेंट की रिपोर्ट जांच लो। तुरंत जांच शुरू होती है और कुछ ही देर बाद पता चलता है कि उम्मीदवार ने अपने सुपरवाइजर प्रोफेसर ली चिंगो की रिसर्च चुराई थी और लैब हादसा भी पहले से रचा गया षड्यंत्र था। सिक्योरिटी उसे गिरफ्तार करके बाहर ले जाती है। फॉर्च्यून टेलर समझाता है कि कागज, डिग्री और रिसर्च चुराई जा सकती है, लेकिन इंसान की ऊर्जा कभी झूठ नहीं बोलती। फांग आखिरकार उसकी बात मान लेता है। थोड़ी देर बाद फॉर्च्यून टेलर ताजी हवा लेने बाहर निकलता है और रिसर्च सेंटर में घूमते हुए अचानक एक कोने में झाड़ू लगाते बूढ़े सफाई कर्मचारी की ऊर्जा देखता है, जो एक विशाल बैंगनी ड्रैगन की तरह आसमान छू रही होती है। वह तुरंत कहता है, जिस जीनियस की तुम लोग तलाश कर रहे हो वो यही आदमी है। फांग हंसकर कहता है कि ये तो अंकल लू हैं जो 20 साल से यहां सफाई कर रहे हैं। तभी बूढ़ा कर्मचारी मशीन की तरफ देखकर कहता है कि इस सेंट्रीफ्यूज की बेयरिंग सिर्फ 0.03 मिलीमीटर टेढ़ी है और अगर अभी नहीं रोका गया तो अंदर रखे सुपर कंडक्टर सैंपल पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। फांग तुरंत मशीन चेक करता है और स्क्रीन पर बिल्कुल 0.03 मिलीमीटर की ही चेतावनी देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वह हैरान होकर पूछता है कि यह कैसे पता चला। बूढ़ा मुस्कुराकर कहता है कि उसने सिर्फ मशीन की आवाज सुनकर समझ लिया, क्योंकि उसकी आवाज किसी बीमार इंसान जैसी लग रही थी। फॉर्च्यून टेलर दोबारा अपनी आंख से उसे देखता है और उसके अंदर छिपी रहस्यमयी बैंगनी आभा देखकर कहता है कि इतनी किस्मत और इतनी ऊर्जा किसी साधारण इंसान की नहीं हो सकती। वह देश की नींव रखने वाले महान लोगों में से एक है। एक्सपर्ट उसकी गुप्त फाइल खोलते हैं और पता चलता है कि यह साधारण सफाई कर्मचारी नहीं, बल्कि देश के परमाणु रिएक्टर कूलिंग सिस्टम के चीफ इंजीनियर लियू चिन बांग हैं। सबकी आंखें नम हो जाती हैं। प्रोफेसर फांग झुककर उनसे माफी मांगता है। बूढ़े वैज्ञानिक मुस्कुराकर फॉर्च्यून टेलर से पूछते हैं कि उसने उनकी असली पहचान कैसे जान ली। वह जवाब देता है, मैं कभी किसी की डिग्री, पैसा या पुरानी उपलब्धियां नहीं देखता। मैं सिर्फ यह देखता हूं कि उसके अंदर मेहनत और जुनून की आग अभी भी जल रही है या नहीं। तभी तीसरी उम्मीदवार, एक खूबसूरत लड़की, मुस्कुराते हुए कमरे में प्रवेश करती है। वह फॉर्च्यून टेलर से हाथ मिलाने आगे बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वह अपनी खास आंख से उसे देखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसकी नजर में वो इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट निकलती है।